हेलो बच्चों, वेलकम टू एकेडेक्सल। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल के लेक्चर थर्ड के बारे में। और लेक्चर थर्ड में आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे बच्चों, बायोमोलिक्यूल जो 3 है उसके अंदर आज के हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं वो आज के हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे एंजाइम्स के बारे में। आज का जो लेक्चर होगा वो पर्टिकुलर एंजाइम्स को लेकर ही होगा, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम लोग एंजाइम्स को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। बच्चों, अगर बच्चों बात करें एंजाइम्स को लेकर तो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स किस तरीके से होते हैं, क्या होते हैं, कौन कौन से एंजाइम देखेंगे हम लोग। फिर बात करेंगे एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में कि एंजाइम का स्ट्रक्चर कौन सा होता है। 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा। टाइप ऑफ चेंज बाय एंजाइम की किस तरीके से एंजाइम की जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कौन कौन से टाइप हम लोग जो है एंजाइम्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, इस चीज को भी हम लोग देखेंगे। फिर फीचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि एंजाइम्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपको देखने मिलेगा कि एंजाइम किस तरीके से फंक्शन करता है, तो हाउ एंजाइम फंक्शनिंग किस तरीके से होगी एंजाइम्स की। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने मिलेगा कि एंजाइम जो होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। अगर एंजाइम पहले से प्रेजेंट नहीं है तो तब क्या ग्राफ रिप्रेजेंट होगा, और एंजाइम प्रेजेंट होने के बाद क्या ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होता है। केमिकल रिएक्शंस एंजाइम के टाइम पे, जब एंजाइम होता है तो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस आपको देखने मिलती है। फिर आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन सी फैक्टर्स जो होते हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, इस चीज को भी हम लोग समझने वाले हैं। फिर क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम की एंजाइम के अंदर किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया, कौन कौन से इसके नोमेनक्लेचर, इस चीज को देखेंगे। और लास्ट का आज का हमारा टॉपिक जो होगा बच्चों वो होगा आपका कोफैक्टर होगा। कौन सा होगा? कोफैक्टर। कौन कौन से कोफैक्टर है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमारे पास जो एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, मतलब कि आज का लेक्चर के अंदर ये टॉपिक आपके डिस्कशन होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं आज की बायोमोलिक्यूल के लेक्चर थर्ड को। लेक्चर थर्ड में आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक होने वाला है बच्चों आज आपका एंजाइम्स। और एंजाइम जो है वो हर तरफ से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर जगह, हर एक चैप्टर के अंदर, मोस्ट ऑफ द चैप्टर के अंदर आप लोग एंजाइम्स को देखते ही देखते हो। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे एंजाइम के शेप के बारे में, एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में, एंजाइम के फंक्शनिंग के बारे में। इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एंजाइम्स को लेकर। अगर मैं आपसे बात करूं तो एंजाइम का सबसे पहले अगर बात करें, एंजाइम होते क्या है, एंजाइम काम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब चीजों को पहले पढ़ लेते हैं। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले अर्थ पर सेल का फॉर्मेशन किसके अंदर हुआ, तो मैं आपको बोलूंगा कि अर्थ पर सबसे पहले सेल का फॉर्मेशन कहां पर हुआ होगा बच्चों? पानी के अंदर हुआ होगा। किसके अंदर हुआ? पानी के अंदर। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सर पानी के अंदर हुआ? क्योंकि बच्चों, हर पानी के अंदर हर वक्त कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिलती रहती है। वहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चलती रहती है। तो बच्चों, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर कोई एक केमिकल रिएक्शन चली होगी जिसकी वजह से यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया में किसका फॉर्मेशन हुआ बच्चों? सेल का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ? सेल का। जिसकी वजह से क्या बना बच्चों यहाँ पर? जिसकी वजह से लाइफ फॉर्म हुई। क्या फॉर्म हुई बच्चों? लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। दैट मीन्स इस सेल के अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चल रही होगी, ए कन्वर्ट हो रहा होगा बी में। यही सेम चीज आपको सेल के बाहर भी दिखाई देती है। यही सेम चीज आपको कहां दिखाई देती है? ए से बी कन्वर्ट हो रहा है, ए कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? बी में। तो ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ये सेल के अंदर भी हो रहा है, और ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ये सेल के बाहर भी हो रहा है। दोनों जगह सेम प्रोसेस हो रही है, लेकिन दोनों जगह डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर किस चीज में टाइम ज्यादा लग रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों, सिंपल सा मीन मैं कहना चाहता हूं कि जब एक सेल बनी होगी शुरुआती दौर में, तो उस टाइम पे उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगे होंगे। लेकिन अगर दूसरी सेल बनती तो दूसरी सेल को भी इतना ही समय लगता जितना पहली सेल को लगा होगा। तो बताइए, जब अगर मिलियंस ऑफ ईयर एक सेल को बनने में लगे और दूसरे सेल को भी इतना लगता है, तो क्या आज हम जो है, क्या हमारा एग्जिस्टेंस होता? क्या हमारा एग्जिस्टेंस होता अर्थ पर? क्या हम अर्थ पर अस्तित्व करते? नहीं करते। क्योंकि जब एक सेल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग गए तो दूसरी सेल को बनने में भी उतना ही टाइम लगेगा। अगर इस तरीके से, तो क्या होता कि कभी भी लाइफ का फॉर्मेशन जो होता वो सिर्फ यूनिसेलुलर बन के रह जाता, मल्टीसेलुलर कभी नहीं बन पाते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसा क्या चीज है, यहाँ पर ऐसा कौन सा रिएक्शन चल रहा है जिसकी वजह से एक सेल जो मिलियंस ऑफ ईयर में बनी तो दूसरी सेल को उसको उतना टाइम नहीं लगा, वो फटाफट से फॉर्म हो गई। तो बच्चों, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टर प्रेजेंट है, स्पेशल टाइप का फीचर प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं हम लोग एंजाइम्स। एंजाइम क्या करते हैं बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसकी स्पीड को, उसकी स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। क्या करेगा? जो एंजाइम जो होते हैं बच्चों, एंजाइम क्या करते हैं बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करने का
इंक्रीज करने का काम करता है। क्या करते हैं बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करने का काम करता है। कौन? एंजाइम्स करते हैं। दूसरी मैं आपसे बात करता हूं, जब एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम कर रहा है, दैट मींस क्या मैं इसको कैटलिस्ट बोल सकता हूं? क्योंकि कैटलिस्ट का काम क्या कैटलिस्ट का काम होता है बच्चों, इट इज आल्सो कॉल्ड कैटलिस्ट। क्या कहलाता है बच्चों? ये कैटलिस्ट कहलाता है। ठीक है, अब ये जो है कैटलिस्ट कहला रहा है, दैट मींस कैटलिस्ट कहाँ पे काम कर रहा है? कैटलिस्ट काम कर रहा है सेल के अंदर। तो सेल क्या है? बायोलॉजी का पार्ट है, बायो है, बायो का मतलब होता है बच्चों लाइफ। तो लाइफ के हिसाब से इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? बायो कैटलिस्ट बोल सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बोल सकते हो। तो क्या मैं इसको बायो कैटलिस्ट बोल सकता हूँ? अब देखो, एंजाइम की अगर मैं आपको एक खास बात बताऊं, तो एंजाइम जो होता है बच्चों, उसकी फंक्शनिंग सिर्फ और सिर्फ सेल के अंदर देखने को मिल सकती है। एंजाइम जो होता है उसका फॉर्मेशन भी सेल के अंदर होता है। सेल के बाहर आप एंजाइम को यूज कर सकते हो, लेकिन सेल के बाहर आप जो है बच्चों वो एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हो। तो एंजाइम जो होता है सिर्फ और सिर्फ बायोकैटलिस्ट इसलिए कहला रहा है क्योंकि वो सेल के अंदर फॉर्म होता है, सेल के अंदर रिएक्शन करवाता है, और सेल के अंदर रिएक्शन जो हो रही है उसको स्पीड करने का काम करता है। दूसरा एंजाइम को लेकर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो एंजाइम जो होते हैं वो किससे बनते हैं बच्चों? एंजाइम जो होते हैं फॉर्म होते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन। तो दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। किसके बने होते हैं बच्चों? ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। अब प्रोटीन का हमने स्ट्रक्चर देखा, प्रोटीन का सर हमने स्ट्रक्चर देखा। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन के अंदर आपके सामने 1 डिग्री स्ट्रक्चर, 2 डिग्री स्ट्रक्चर, 3 डिग्री स्ट्रक्चर। 1 डिग्री स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का जो 1 डिग्री स्ट्रक्चर होता है वो कुछ कुछ चीजों के अंदर ही क्या होगा? आपका फंक्शनल होता है। 2 डिग्री स्ट्रक्चर भी कुछ के अंदर फंक्शनल होता है, लेकिन जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर होता है वो आपको देखने को मिलता है किसके अंदर? एंजाइम्स के अंदर। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले 1 डिग्री स्ट्रक्चर, 1 डिग्री से लेकर 2 डिग्री स्ट्रक्चर, और 2 डिग्री से लेकर 3 डिग्री स्ट्रक्चर आपको कहां देखने मिलता है? एंजाइम के अंदर। और एंजाइम के अंदर जो स्ट्रक्चर देखने मिलेगा कौन सा होगा? आपका 3 डिग्री स्ट्रक्चर होगा। लेकिन आपको एक चीज बता देना चाहता हूं मैं कि जो आरएनए होते हैं, कौन? आरएनए जो होंगे, सम आरएनए, कुछ आरएनए जो होते हैं बच्चों, सम आरएनए एक्ट एज एंजाइम। क्या कहलाता है बच्चों? ये राइबोजाइम कहलाएगा। क्या कहलाता है बच्चों? ये राइबोजाइम कहलाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइबोजाइम? जो कि एक्ट करता है किसकी तरह? एंजाइम की तरह ही एक्ट करने का काम करता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? दूसरा मैं आपसे बताना चाहता हूं, एंजाइम को लेकर ही बात करें बच्चों, तो एंजाइम जो होते हैं वो कहाँ देखने मिलते हैं आपको? एंजाइम जो होते हैं बच्चों आपके कहाँ देखने मिलते हैं? एक सेकेंड। एंजाइम आपको कहाँ देखने मिलता है? तो एंजाइम किस टाइप का प्रोटीन है? तो एंजाइम आपका ग्लोबुलर प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन है, दैट मींस ये कैसा होगा बच्चों? वाटर में सोल्यूबल होगा। कैसा होगा बच्चों? वाटर सोल्यूबल होता है। कैसा होता है? वाटर सोल्यूबल होता है, राइट। वाटर सोल्यूबल कौन होता है आपका? एंजाइम जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं और वाटर सोल्यूबल होते हैं, राइट। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? तो मैंने आपको क्या बोला? एंजाइम जो होगा उसका उसके अंदर जो आपको स्ट्रक्चर देखने मिलता है, तो देखिएगा यहाँ पर आपको पहले चीज तो जो 1 डिग्री स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होता है, ये 1 डिग्री स्ट्रक्चर। फिर इससे क्या बनता है बच्चों? 2 डिग्री। अब 2 डिग्री स्ट्रक्चर में भी दो प्रकार के होते हैं, अल्फा हेलिकल और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। तो ये अल्फा हेलिक्स है जो कि राइट हैंडेड गोल होता है, और ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है जो कि आपका कैसा होता है? जिग मोशन में होता है। और थर्ड जो आपका होगा, इसके अंदर आपको एंजाइम कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ये कुछ इस तरीके का आपको एंजाइम देखने मिलता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये कौन सा स्ट्रक्चर है? 3 डिग्री स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों? 3 डिग्री स्ट्रक्चर है किसका? एंजाइम्स का। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? क्या सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए? इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, सोर्स मतलब कि एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के बीच में डिफरेंस। किसके बीच में? एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के बीच का डिफरेंस देखना। एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के बीच का मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। इनऑर्गेनिक एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के बीच का डिफरेंस, जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई शील्ड ले ली है, कोई भी प्लेट ले ली, या फिर कोई प्लेट मान लो, ये प्लेट मैंने यहाँ पे ले ली है, ये प्लेट मैंने ले ली है, ये प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट से मुझे एक्टिविटी करवानी है, इस प्लेट से मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करवाना है। तो इस प्लेट से जब भी मेरे को इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवाना है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के अंदर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवाने के लिए रेट ऑफ फॉर इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवाने के लिए हमको
टेम्परेचर को हाई करना पड़ेगा, प्रेशर को हाई करना पड़ेगा। प्रेशर और टेम्परेचर जैसे ही हाई होंगे वैसे ही क्या होगा, वैसे ही इसके अंदर प्रेशर बनेगा, वैसे इसके अंदर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ते इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, हाई हो जाएगा, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अगर यही सेम चीज मैं किसके साथ करूं बच्चों, एंजाइम के साथ करूं, यदि मैं यहाँ पर क्या कर दूं बच्चों, यदि मैं यहाँ पर हाई टेम्परेचर कर दूं, हाई टेम्परेचर कर दूं, प्रेशर को भी हाई कर दूं, प्रेशर को हाई कर दूं, टेम्परेचर को हाई कर दूं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो एंजाइम जो होगा, एंजाइम की जो एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, वो क्या हो जाएगी बच्चों, डैमेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। लेकिन सर एक बार बताओ, ये तो आपने बोला कि एंजाइम की जो एक्टिविटी होगी डैमेज हो जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि हाई वेंट्स में रहते हैं, कुछ हाई टेम्परेचर के अंदर रहते हैं, तो बच्चों वहां पर उनके पास थर्मोस्टेबल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कौन से एंजाइम प्रेजेंट होंगे, तो मैं नोट में एक बात लिख देता हूं, दोज बैक्टीरिया आर फाउंड इन, यहाँ पर नोट में एक बात लिख देता हूं बच्चों, दोज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कौन हो गए बच्चों यहाँ पर, आर्की बैक्टीरिया आर फाउंड इन thermal vents, that means thermoacidophils, they have thermostable enzymes, they have thermostable enzymes, right? Those bacteria are found in thermal vents, the thermoacidophils, they have thermostable enzyme, के पास क्या होते हैं बच्चों, थर्मल स्टेबल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, राइट? क्लियर हो गया ये चीज, आपको समझ में आ गया? तो चले आगे, चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के बारे में। चलिए इससे पहले पढ़ लेते हैं कुछ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे के सारे एंजाइम किसके बने हुए बच्चों, प्रोटीन्स के बने हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, दे आर सम न्यूक्लिक एसिड, इनके पास क्या होता है, कुछ न्यूक्लिक एसिड होते हैं, दैट बिहेव लाइक एंजाइम, जो कि किसकी तरह बिहेव करते हैं बच्चों, एंजाइम्स की तरह वर्क करते हैं। दे आर कॉल्ड राइबोजाइम्स, क्या कहा जाता है इनको, राइबोजाइम्स कहा जाता है, राइट? क्या कहते हैं बच्चों इनको, राइबोजाइम्स कहते हैं। दूसरा अगर बात करते हैं यहाँ पर, दूसरा अगर बात करें, one can depict an enzyme by a line diagram. Enzyme like any protein have primary structure, इसके पास क्या होता है बच्चों, प्राइमरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एंजाइम के पास क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एंजाइम के पास क्या देखने को मिलता है बच्चों, प्राइमरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है? दैट इज अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन, एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। एंजाइम के पास कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, यहाँ पर सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन होता है जब एंजाइम पूरी तरीके से नहीं बन जाता। दूसरा अगर बात करते हैं, व्हेन यू लुक एट टर्शियरी स्ट्रक्चर, जब आप किसको देखें, टर्शियरी स्ट्रक्चर को देखें, जब आप किसको देखें बच्चों, टर्शियरी स्ट्रक्चर को देखते हैं, व्हेन यू लुक टर्शियरी स्ट्रक्चर, हाँ व्हेन यू लुक एट टर्शियरी स्ट्रक्चर, जब आप किसको देखते हैं बच्चों, टर्शियरी स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो यू विल नोटिस दैट बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चेन फोल्ड अपॉन इटसेल्फ। तो आप नोटिस करेंगे जो बैकबोन है प्रोटीन का, जो बैकबोन है किसका, प्रोटीन का, वो क्या हो चुका है, द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चेन फोल्ड अपॉन इटसेल्फ, द चेन क्राइसिस क्रॉस, जो चेन जो है क्रिस क्रॉस हुई है, क्या हुई है बच्चों, क्रिस क्रॉस हुई है। हाउ मेनी क्रीवाइसिस एंड पॉकेट्स आर मेड, जिसमें कितने बनता है, क्रीवाइसिस एंड पॉकेट्स का फॉर्मेशन होता है। चलिए इसको भी देखते हैं आगे, आगे समझते हैं चीजों को, ठीक है? क्या आपको यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के बारे में। एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। एंजाइम के स्ट्रक्चर की मैंने आपको बताया कि एंजाइम जो प्रकार का कैसा प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है बच्चों, ग्लोबुलर प्रोटीन है। एंजाइम जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन के साथ साथ वो कैसा होता है बच्चों, वो आपका होता है वाटर सॉल्युबल होता है। कैसा होगा बच्चों, वाटर सॉल्युबल होता है, राइट? वाटर सॉल्युबल होता है। दूसरी बच्चों मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है किससे फॉर्म होता है, वो 3 डिग्री स्ट्रक्चर। 3 डिग्री स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, सबसे पहले यहाँ बनेगा आपका 1 डिग्री स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, 1 डिग्री स्ट्रक्चर। दूसरा फिर इस 1 डिग्री स्ट्रक्चर से क्या बनते हैं,
2 डिग्री स्ट्रक्चर जिसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर आपको देखने मिलता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा। फिर 3 डिग्री स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर होते हैं, जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर है, ये तो हो गए आपके 2 डिग्री स्ट्रक्चर। कौन से स्ट्रक्चर हो गए ये, 2 डिग्री स्ट्रक्चर। अब 3 डिग्री स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें देखिएगा, सबसे पहले क्या होगा आपका अल्फा हेलिकस बीटा प्लेटेड, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, एक सेकंड रुको, ये 3 डिग्री स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बनाता हूँ, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड। ठीक है, तो आप देखिएगा, अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर आपको क्या देखने मिलता है, जैसे कि आपको मैं दिखाऊं, एक सेकंड यार, बन नहीं रहा है स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड। ठीक है, ऐसे देख लो। अब देखेंगे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये आपका जो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर बना है, इस एंजाइम के स्ट्रक्चर में आपको कुछ पॉकेट्स दिखाई देंगे, कुछ क्रीवाइसेस दिखाई देंगे, एक सेकेंड, कुछ पॉकेट्स दिखाई देंगे, कुछ क्रीवाइसेस दिखाई देंगे। ठीक है, ये कुछ पॉकेट्स हैं, कुछ क्रीवाइसेस जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। हम्म, ठीक है, अब देखो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है, कुछ पॉकेट्स हैं, ये देखो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं बच्चों, कुछ पॉकेट्स या डिवाइसेस दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं, कुछ पॉकेट्स, ये पॉकेट्स हैं या डिवाइसेस, इनको बोलते हैं हम लोग गड्ढे, ये यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे एंजाइम में काफी सारे डिवाइसेस और काफी सारे प्रोडक्ट्स पॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब बच्चों इन पॉकेट्स में हमने जैसे पढ़ा था अमीनो एसिड के अंदर कि अमीनो एसिड की जो चेन होती है उसमें क्या ग्रुप लगा होता है, आर ग्रुप लगा होता है। तो ऐसे ही किसी जगह पर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, यहाँ पर आर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, राइट, क्या प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, आर ग्रुप प्रेजेंट होंगे। जिस जगह पर आर ग्रुप प्रेजेंट होगा वो आर ग्रुप कैसा होगा बच्चों, यहाँ पर फंक्शनल होगा। दैट मींस यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर दो दो आपके पास क्या है, पॉकेट्स और डिवाइसेस है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक पॉकेट में ही आर ग्रुप प्रेजेंट है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस जगह पर आपका आर ग्रुप प्रेजेंट होगा वही जो पॉकेट होगा वही फंक्शनल होगा, और वही फंक्शनल होगा दैट मींस यही क्या कहलाएगा, आपका एक्टिव साइट भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, ये एक्टिव साइट भी कहलाएगा। दैट मींस मेरे कहने का मतलब ये आ गया, आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपका जो एंजाइम होता है बच्चों, एंजाइम के अंदर यदि 10 से 12 पॉकेट्स हैं और 10 से 12 प्रोडक्ट पॉकेट्स में से सिर्फ 4 या 5 के अंदर आर ग्रुप प्रेजेंट है, तो वही क्या होगी, उसकी एक्टिव साइट होगी। वहीं पर कौन आकर बाइंड अप करेगा, उसका सबस्ट्रेट आकर बाइंड अप करेगा। जब सबस्ट्रेट आकर बाइंड अप करेगा दैट मींस तभी क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो डीएनए की जो चेन होती है उसके पास कोड प्रेजेंट होते हैं, उन कोड से क्या बनता है, पहला 1 डिग्री स्ट्रक्चर, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री स्ट्रक्चर बनता है। और 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों वो किसका होता है, प्रोटीन का होता है। वो मिलकर क्या बनाता है, आपका एंजाइम बनाएगा। उस एंजाइम के अंदर कुछ जगह पॉकेट्स होंगे, कुछ जगह डिवाइसेस होंगे। तो पॉकेट्स और डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है आर ग्रुप, और आर ग्रुप जो होगा बच्चों वही क्या होगी, उसकी एक्टिव साइट होती है, राइट। चलिए एनसीईआरटी देखते हैं। आपको एनसीईआरटी की एक लाइन अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बच्चों, देखिएगा। मेरे कहने का मतलब अब आप समझ जाओगे बहुत अच्छे से, ठीक है। जिसको मैं बोल रहा था वो आप देखो क्या मैं बोलना चाह रहा था उस टाइम पे। देखो मैंने क्या बोला था, व्हेन यू लुक ए टर्शियरी स्ट्रक्चर, जब आप टर्शियरी स्ट्रक्चर को देखते हैं, द चेन ऑफ क्रिस क्रॉस इटसेल्फ, जो चेन होगी क्रिस क्रॉस की, मतलब उसके ऊपर क्या हो जाएगी, क्रिस क्रॉस कर जाएगी। द चेन ऑफ क्रिस क्रॉस इटसेल्फ, हेंस मेनी क्रिवाइसेस, जो काफी सारे जो क्रिवाइसेस और पॉकेट्स आर मेड, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनते हैं, काफी सारे डिवाइसेस बनेंगे और पॉकेट्स बनेगा। वन सच पॉकेट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें से एक पॉकेट, इसमें से क्या होगा बच्चों, इसमें से एक पॉकेट,
इसमें से जो एक पॉकेट होगी वही क्या होगी, इसकी एक्टिव साइट होगी। क्या होगी बच्चों, इसकी एक्टिव साइट होगी। एंड एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज क्रीवाइसिस ऑफ पॉकेट। एक्टिव साइट जो होगा एंजाइम का वो क्या कहलाएगा, इसका क्रीवाइसिस ऑफ पॉकेट, जिसके अंदर सबस्ट्रेट आकर फिट होता है। जिसके अंदर कौन आकर फिट होगा बच्चों, सबस्ट्रेट आकर फिट होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको बताया कि एंजाइम जो होते हैं बच्चों प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ न्यूक्लिक एसिड जो कि बिहेव करते हैं किसकी वजह से, एंजाइम की, जैसे उनको बोलते हैं हम लोग राइबोजाइम। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो एंजाइम जो होता है प्रोटीन की जैसा होता है। इसके अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होती है वो बैकबोन, जो टर्शियरी स्ट्रक्चर की जो बैकबोन है वो अपने आप पर ही क्या कर जाती है, क्रिस क्रॉस हो जाती है कुछ। जैसे कि मैं आपको बताऊं ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर के अलावा बात करते हैं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होगा कुछ इस तरीके से फोल्ड होगा, कुछ इस तरीके से फोल्ड होगा, राइट। इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। जो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मैं बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल फोल्ड कर दूं, कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दूं। फोल्ड करने के बाद आपको कुछ कुछ जगह पर क्या दिखाई देगा, पॉकेट्स दिखाई देंगे, गड्ढे दिखाई देंगे। तो यही जो गड्ढे होंगे इनमें कुछ जगह पर क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, आग्रो प्रेजेंट होगा। और आग्रो जहां प्रेजेंट होगा वही उसकी क्या होगी, एक्टिव साइट होगी, जहां पर कौन आकर बाइंड अप करेगा, सबस्ट्रेट आकर बाइंड अप करता है। कौन आकर बाइंड अप करेगा, सबस्ट्रेट आकर बाइंड अप करता है। 10 क्या बोल रहा है यहाँ पर, 10 एंजाइम थ्रू द एक्टिव साइट कैटलाइज रिएक्शन एट हाई रेट, जहां पर क्या होता है रिएक्शन की रेट जो होती है बढ़ जाती है। एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम, अब जैसे कि यहाँ बात की गई है, एंजाइम कैटलिस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एंजाइम कैटलिस्ट क्या होंगे बच्चों, यहाँ पर डिफर होते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से। कैसे डिफरेंट होते हैं, इन मेनी वेज, बट वन मेजर डिफरेंस नीड्स मेंशन। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर। किसके ऊपर वर्क करेगा, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होता है बच्चों वर्क करता है किसके ऊपर, हाई टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर वर्क करता है, हाई टेम्परेचर के ऊपर वर्क करता है एंड हाई प्रेशर के ऊपर वर्क करता है। जहां पर अगर इसी की बात करें, जबकि जो एंजाइम्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। जबकि एंजाइम्स क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर डैमेज हो जाएंगे एट हाई टेम्परेचर। किसके ऊपर, हाई टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर डैमेज हो जाएंगे बच्चों, हाई टेम्परेचर के ऊपर। एंड हाउएवर एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लाइव अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। देखिए यहाँ बात बोली गई है, एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लाइव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। जो ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर पे रहते हैं उनके पास क्या होता है बच्चों, यहाँ पर थर्मोस्टेबल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, समझ आ चुका है बच्चों? तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को जरूर थम्स अप कीजिए, ताकि हमको भी जो है थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले आप लोगों से कि हाँ हमारे जो बच्चे हैं वो उनको मजा आ रहा है पढ़ने में, राइट। चलिए बात करते हैं आगे। ठीक है, तो ये तो बात था आपका स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर, दूसरा क्या बात करने वाले हैं हम लोग, टाइप ऑफ चेंज ऑफ एंजाइम। अब टाइप ऑफ चेंज ऑफ एंजाइम की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो दो प्रकार से आपको चेंजेस देखने मिलते हैं। कौन कौन सा चेंजेस देखने मिलेगा बच्चों, आपको एक चेंज देखने मिलेगा फिजिकल चेंज। फिजिकल में भी दो प्रकार से चेंजेस होते हैं, एक तो होता है शेप चेंज और एक होता है फेज चेंज। शेप चेंज होगा, पहला चेंज जो होगा वो कैसा होगा आपका, शेप चेंज होगा या फिर फेज चेंज होगा। शेप चेंज और फेज चेंज की बात करते हैं तो शेप चेंज और फेज चेंज के अंदर आपको क्या दिखाई देता है, जैसे कि सॉलिड कन्वर्ट होता है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, और लिक्विड कन्वर्ट होगा किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका शेप भी चेंज हो जाएगा और फेज भी चेंज हो जाएगा। दूसरा मैं आपसे बात करूं बच्चों यहाँ पर, तो दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरा देखें, अगर देखा जाए दूसरे के अंदर, तो दूसरा क्या है यहाँ पर, केमिकल चेंज। कौन सा चेंज है बच्चों, ये केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज में क्या होता है, पुराने बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। अब देखो यहाँ पर केमिकल चेंजेस कैसे देखने मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखिएगा स्ट्रक्चर देखना। अभी ये आपका एंजाइम है, ये मैंने दो एंजाइम बना दिए, ठीक है। ये दो एंजाइम बच्चों, यहाँ पर ये दो एंजाइम, ठीक। ये क्या है बच्चों, दो एंजाइम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर जो मेरे पास आकर बाइंड अप करेगा, ये क्या कहलाएगा, आपका सबस्ट्रेट कहलाएगा। ये क्या है मेरे पास, ये सब मेरे पास क्या है बच्चों, एंजाइम है। ये एंजाइम से क्या है बच्चों, मेरे पास एंजाइम है। ये एंजाइम से क्या है बच्चों, एक्टिव साइट है। कौन सी साइट है, एक्टिव साइट है, राइट।
अब इस एंजाइम की एक्टिव साइट पर कौन आकर बाइंड अप करता है बच्चों? इन एंजाइम्स की एक्टिव साइट पर मेरे पास आकर बाइंड अप करता है आपका सबस्ट्रेट आकर बाइंड अप करेगा। कौन आकर बाइंड अप करेगा? सबस्ट्रेट आकर बाइंड अप करता है। तो सबस्ट्रेट जैसे आकर बाइंड अप करेगा तो देखिएगा सबस्ट्रेट कैसे आकर बाइंड अप कर रहा है। तो देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो, चलो हो नहीं रहा, कोई बात नहीं। देखो यहां पर आकर कौन बाइंड अप कर रहा है? यहां पर आकर आपका, यहां पर आकर कौन बाइंड अप करेगा बच्चों? आपका यहां पर आपका आकर बाइंड अप कर जाएगा कौन? सबस्ट्रेट आकर बाइंड अप कर जाएगा। ठीक है, सबस्ट्रेट जैसे आकर बाइंड अप करेगा तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। तो ये तो है बच्चों क्या? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट, और ये क्या है बच्चों? इसका प्रोडक्ट है। तो दैट मींस यहाँ पर जो चेंजेस देखने मिल रहे हैं वो किस, कौन से चेंजेस देखने मिल रहे हैं आपको? आपको जो चेंजेस देखने मिलेंगे वो केमिकल चेंजेस देखने मिल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको दो दो प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं। राइट, समझ आ गया आपको? क्लियर हो गया? सारी चीजें एकदम डन। चलिए आगे, चलो सर आगे चलते हैं। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं, तो यहाँ पर एक लाइन में आपको लिखा देता हूं, एंजाइम शो बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। एंजाइम जो होता है वो शो करता है बहुत फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अगर बच्चों अगर बात करें कि जैसे कि आप देखें कि 100 सबस्ट्रेट से जीरो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? 100 सबस्ट्रेट से जीरो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसी टाइम पे अगर 20 सबस्ट्रेट हैं तो 80 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं? 80 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दैट मींस कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो यहाँ पर जो एंजाइम होता है वो एंजाइम क्या करवा रहा है? वो 20 सबस्ट्रेट से 80 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवा रहा है। तो आप देख लीजिए एंजाइम जो होता है बच्चों क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। राइट, अब बात करते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ एंजाइम, नेचर ऑफ एंजाइम के बारे में। क्या आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? डन, चलिए अब बात करते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ एंजाइम, नेचर ऑफ एंजाइम की। किस बात करते हैं? फीचर ऑफ एंजाइम एंड नेचर ऑफ एंजाइम की। देखिएगा सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है? नेचर ऑफ एंजाइम की अगर बात करते हैं तो नेचर ऑफ एंजाइम पहला पॉइंट कहता है आपका, एंजाइम जो होता है वो कैसा होता है? वो ग्लोबुलर प्रोटीन से बना होता है। ये वाटर सोल्यूबल होगा। दूसरा अगर बात करते हैं तो इसके अंदर 3 डिग्री स्ट्रक्चर होता है। साथ के साथ यहाँ पर पॉकेट या फिर क्रिवाइसेस प्रेजेंट होते हैं। पॉकेट या फिर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? क्रिवाइसेस देखने मिलते हैं। तो ये क्या है बच्चों? नेचर ऑफ एंजाइम है, जिसके अंदर आपको ग्लोबुलर प्रोटीन देखने मिलेगा, वाटर सोल्यूबल होता है। साथ के साथ यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर 3 डिग्री स्ट्रक्चर होगा, पॉकेट और क्रिवाइसेस देखने मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कौन आकर बाइंड अप करता है? ड्यू टू दिस सबस्ट्रेट बाइंड्स विद एंजाइम्स, इस वजह से यहाँ पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड अप कर जाता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं टर्नओवर नंबर। अब बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा हुआ है, सभी लोगों ने बिल्कुल पढ़ा हुआ है। तो वहां पर आप लोग देखते होंगे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करते हैं उसमें आप देखते हो एल्वियोलाई, और जो एल्वियोलाई से आपके लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। CO2 आप ले रहे हैं, सॉरी CO2 को आप छोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन को आप ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या हो रहा है, ये गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन इस गैसेस के एक्सचेंज में प्रेशर लग रहा है। क्या लग रहा है? यहाँ पर प्रेशर लग रहा है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो आपका ऑक्सीजन होता है और जो CO2 का लाने ले जाने का काम कौन करता है बच्चों? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का प्रेजेंट होता है आपके RBC प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों टर्नओवर नंबर की, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो आप देखेंगे कि एक रेट ऑफ रिएक्शन चलती है आपके इस प्रोसेस के दौरान, जिसका नाम है H2O प्लस CO2 मिलकर बनाता है आपका H2CO3। क्या बनाएगा? H2O प्लस CO2 मिलकर क्या बना रहा है? आपका H2CO3 बना रहे हैं। ठीक है, अगर ये आपके RBC के जस्ट बाहर चल रही है, क्या चल रही है बच्चों? ये जस्ट आपके RBC के जस्ट बाहर चल रही है, तो ये क्या बनाएगी? 200 प्रोडक्ट बनाएगी। 200 प्रोडक्ट बनाएगी। हो सकता है 2 घंटे बनाए, हो सकता है 3 घंटे बनाए। तो बात करें तो 200 प्रोडक्ट बनाएगी या फिर 200 मॉलिक्यूल बनाएगी। मॉलिक्यूल बनाएगी इन 1 आवर, कितनी देर में? 1 घंटे में। कितनी देर बना रही है बच्चों? ये 1 घंटे बना रही है। यदि इसके अंदर
यदि इसके अंदर क्या हो जाए, यदि मैं आपसे बात करता हूं जो आरबीसी होती है, जो आरबीसी होती है हमारी रेड ब्लड सेल्स, जो आरबीसी होती है, चलो रेड से बनाते हैं इसको, जो आरबीसी होती है बच्चों हमारी, जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी के अंदर, इस आरबीसी के अंदर बच्चों क्या होगा, इस आरबीसी के अंदर, ये क्या है बच्चों आपकी आरबीसी, इस आरबीसी के अंदर, इस आरबीसी के अंदर बच्चों आपका H2O प्लस CO2 से मिलकर क्या बन रहा है, H2CO3 बन रहा है। तो H2CO3 बन रहा है ना, तो ये H2CO3 किसकी वजह से बन रहा है बच्चों, यहाँ पर कार्बनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में, कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में बन रहा है। किसी वजह से बन रहा है बच्चों, कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में बन रहा है, जिसकी वजह से ये क्या करता है बच्चों, 6 लाख मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। कितने मॉलिक्यूल बच्चों, 6 लाख मॉलिक्यूल्स का क्या करता है बच्चों, ये फॉर्मेशन करता है। कितनी देर में बच्चों, आपके 1 सेकंड के अंदर। कितनी देर में, 1 सेकंड में। कितने, पर सेकंड, पर सेकंड में कितने मॉलिक्यूल बना रहा है ये कार्बनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है, वो 1 सेकंड में कितने मॉलिक्यूल बना रहा है, आपके 6 लाख मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपका टर्नओवर नंबर। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, ये हो रहा है आपके आउट ऑफ आरबीसी, ठीक है, आरबीसी के बाहर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अगला जो आ रहा है हमारा बच्चों, क्या आ रहा है हमारा, स्पेसिफिसिटी। देखिए स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है कि एंजाइम जो होंगे बच्चों, उसका क्या होता है, अपना एक पर्टिकुलर शेप होता है, पर्टिकुलर शेप होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई अगर दूसरे शेप का एंजाइम है तो उस पर दूसरा सबस्ट्रेट अगर बाइंड अप करेगा, नहीं होगा। तो ठीक है, तो इसका स्पेसिफिसिटी का मतलब हो गया कि इसका अपना खुद का क्या होता है, पर्टिकुलर शेप होता है, पर्टिकुलर शेप होगा। ठीक है, तो एंजाइम का क्या होता है, अपना एक पर्टिकुलर शेप होता है। दूसरा बात करते हैं सिलेक्टिविटी की, इसकी बात कर रहे हैं सिलेक्टिविटी की। अब देखो साइटोप्लाज्म में आपने पढ़ा होगा, जो आपका ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज क्या बनाता है बच्चों, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा, पायरुविक एसिड का। ठीक है, ग्लूकोज किसका फॉर्मेशन करता है बच्चों, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है। जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है, तो इस ग्लूकोज से अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, किसके अंदर बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजन, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से यहां पर किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, यहां प्रेजेंट होगा एसिटाइल को ए का। किसका प्रेजेंट होगा, एक मिनट देखिए, एसिटाइल को ए का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, एसिटाइल को एंजाइम का। ठीक है, यही अगर बात करें तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंस में, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में भाई सब क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करेगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है बच्चों, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। यदि यही बात करते हैं हम लोग, यदि अगर बात करें इसके बारे में, तो यहां पर यदि कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है आपका, ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके अंदर क्या काम करता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंस में एसिटाइल को बनाता है, फिर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड बनाएगा। इसी के अलावा बात करते हैं तो यहाँ पर जो पायरुविक एसिड होता है, ये क्या करेगा, आपके पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, किसी वजह से बच्चों पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंस में क्या बनाएगा, एसिड एल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, एसिड एल्डिहाइड बनाएगा, एसिड एल्डिहाइड बनाता है, जो कि क्या किसमें कन्वर्ट होगा बच्चों, इथेनॉल में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है, ये इथेनॉल में कन्वर्ट होता है। तो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, सेलेक्टिविटी का मतलब हो गया कि एक बार यदि आपके जिस तरीके का मतलब कि
एंजाइम जैसा होगा प्रोडक्ट भी वैसा ही मिलेगा, जहां पर जैसा होगा वैसा ही क्या मिलता है बच्चों, यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है। अब अगला बात करते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे की बात करते हैं तो देखिएगा बच्चों, मेटाबॉलिक पाथवे की आपसे मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, रुकिए। चलिए देखते हैं बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। अगर बच्चों मैं आपसे बात करूं बच्चों यहाँ पर इसके बारे में, आपके मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में, तो देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए, बच्चों मैंने यहाँ पर कोई सबस्ट्रेट लाया, क्या लाया बच्चों मैं यहाँ पर कोई सबस्ट्रेट लेके आया, ये सबस्ट्रेट आ गया आपका, ये सबस्ट्रेट आ गया, ये सबस्ट्रेट आ गया यहाँ पर, ये सबस्ट्रेट आकर क्या करेगा बच्चों, एंजाइम के साथ बाइंड अप करेगा। किसके साथ बाइंड अप कर रहा है, एंजाइम के साथ बाइंड अप कर रहा है। ये एंजाइम के साथ क्या कर रहा है बच्चों, ये सबस्ट्रेट आकर बाइंड अप कर रहा है, क्या कर रहा है, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आकर बाइंड अप करेगा। ये सबस्ट्रेट आकर यहाँ क्या किया, सबस्ट्रेट बाइंड अप कर दिया, सबस्ट्रेट बाइंड किया किसके साथ, एंजाइम के साथ। और जब सबस्ट्रेट बाइंड अप किया तो इसने क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। क्या बनाया बच्चों, यहाँ पर प्रोडक्ट बनाया। ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके बनाया। अब प्रोडक्ट क्या करेगा बच्चों, ये किसी दूसरे एंजाइम के लिए, क्या करेगा बच्चों, आपके सबस्ट्रेट के रूप में, ये तो बन गया प्रोडक्ट, लेकिन ये इस एंजाइम के लिए किसकी तरह वर्क करेगा, प्रोडक्ट की तरह वर्क करेगा। ऐसे इस वाले एंजाइम से, जो प्रोडक्ट बनेगा, इस वाले एंजाइम से क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा। कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन गया। इस तरीके का जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट किसमें काम आएगा, यहाँ पे काम आएगा। और इसी तरीके से फिर जो इसलिए बनाएगा, जैसे मान लीजिए इसने बनाया है यहाँ पे कोई दूसरा प्रोडक्ट, देखो इस तरीके से यहाँ कोई प्रोडक्ट बनाया है इसने, ठीक है, इस तरीके से फिर से प्रोडक्ट बना दिया, तो इस तरीके से क्या चलता रहता है बच्चों, यहाँ पर मेटाबॉलिक पाथवे आपका कंटिन्यू रन होता रहता है। ऐसा नहीं कि बच्चों एक बार अगर एंजाइम ने कोई प्रोडक्ट बना लिया तो फिर उसका कोई यूज नहीं आएगा। यहाँ पर कंटिन्यूअसली हर तरह के जिस शेप का जो प्रोडक्ट बनता रहता है, वैसे वैसे शेप के एंजाइम के साथ वो क्या करता चला जाएगा, बाइंड अप होता चला जाएगा। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो गई, एकदम क्लियर। अब बात करेंगे इसके बाद हाउ एंजाइम फंक्शन, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं फिर आगे बात करते हैं बच्चों। चलिए, चलिए अब बात करते हैं बच्चों हाउ एंजाइम फंक्शन, एंजाइम कैसे काम करता है, एंजाइम, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा। हाउ एंजाइम फंक्शन कैसे काम करता है बच्चों, एंजाइम, इसकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ। जैसे कि देखो, सबसे पहले मैं आपके सामने काफी सारे, अब देखो हाउ एंजाइम फंक्शन, फंक्शनिंग कैसे होती है एंजाइम की, इस चीज को समझना बच्चों। देखिए,
सबसे पहले बात करता हूं मैं आपसे, देखो सबसे पहली चीज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, देखो एंजाइम जो होते हैं बच्चों किसके बने होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं बच्चों, ग्लोबुलर प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज बात करते हैं तो ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। जब वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, अब मैं मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है बच्चों, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि भाई ये एंजाइम की तो आंखें नहीं है, तो फिर ये सबस्ट्रेट से आकर कैसे बाइंड अप करेगा। प्रोडक्ट जो सबस्ट्रेट होगा, वो सबस्ट्रेट होगा बच्चों, वो एंजाइम से आकर कैसे बाइंड अप करेगा, ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन का जवाब ये है बच्चों कि जितने भी आपको सबस्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सबस्ट्रेट दिखाई दे रहा है, ये बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, किसकी मदद से बच्चों, डिफ्यूजन की मदद से। डिफ्यूजन की मदद से क्या होता है, डिफ्यूजन की मदद से रैंडमली इधर उधर क्या करता है बच्चों, ये घूमता रहता है। डिफ्यूजन की मदद से रैंडमली क्या करेगा, ये इधर उधर घूमता रहता है। जैसे ही इसको क्या मिलता है, जैसे इसको मिलेगा कि इसका जो सबस्ट्रेट है, जो इसका क्या है बच्चों, एंजाइम है, इस तरीके का जो शेप का जो एंजाइम है, वो आकर क्या कर जाएगा, सबसे पहले बाइंड अप करेगा। क्या करेगा, सबसे पहले बाइंड अप करेगा। तो इस जगह पर क्या हो रहा है बच्चों, सबस्ट्रेट जो है वो किसके साथ बाइंड अप कर रहा है, इस तरीके से सबस्ट्रेट सबसे पहले एंजाइम के साथ आकर बाइंड अप करता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को। मैंने आप क्या बोला कि एंजाइम एंजाइम जो होते हैं उसके साथ सबस्ट्रेट आकर कैसे बाइंड अप करता है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लिख देता हूं, ये क्या है, देखिए ये क्या चीज है बच्चों, ये है सबस्ट्रेट, ये है सबस्ट्रेट, ठीक है, और ये है कौन, एंजाइम्स, ये है एंजाइम्स, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर क्या होगा, यहां पर ये होगा कि ये जो सबस्ट्रेट होगा कौन, ये सबस्ट्रेट होगा, ये डिफ्यूजन बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, किसी मदद से, डिफ्यूजन की मदद से ये आपका सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ आकर बाइंड अप करता है। अब यहां पर देखना, यहां पर क्या हो रहा है, ये जो सबस्ट्रेट है ये कहाँ आ गया, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन इस वाले साइड पर आ गया। अब क्या होगा, धीरे धीरे इसकी बाइंडिंग होना शुरू होगी। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले सबस्ट्रेट जो है वो किसके साथ बाइंड अप कर रहा है, आपके एंजाइम के साथ बाइंड अप कर रहा है। अब देखो जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड अप कर रहा है, तो सबसे पहले यहां पर जो बाइंडिंग होगी, वो बाइंडिंग कैसी होगी, लूज बाइंडिंग होगी। कैसी बाइंडिंग होगी बच्चों, यहाँ पर लूज बाइंडिंग होगी, लूजली बाइंड करेगा। सबसे पहले कैसे बाइंड करेगा, यहाँ पर लूजली बाइंड करेगा। अब जब लूजली बाइंड करेगा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस चलेंगी। क्या चलेंगी बच्चों, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस चलेंगी। दैट मींस यहाँ पर क्या होगा, जो एंजाइम होगा वो सबस्ट्रेट के हिसाब से अपना शेप चेंज करेगा। जैसे ही एंजाइम अपना अपना जो शेप होगा वो चेंज करेगा, वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ कैसे बाइंड अप कर गया बच्चों, वो बाइंड अप कर गया, बिल्कुल टाइटली बाउंड हो गया। कैसा बाउंड हो गया बच्चों, यहाँ पर टाइटली बाउंड हो गया। कैसे बाउंड हो गया, टाइटली बाउंड हो गया। कैसे बाउंड हो गया बच्चों, टाइटली बाउंड हो गया। दूसरा मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, कैसे बाउंड हो गया बच्चों, ये टाइटली बाउंड हो गया। अब टाइटली बाउंड होने के बाद क्या होगा बच्चों, यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो ये टाइटली बाउंड हो गया। अब यहां पर क्या हो गया, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो गया, यहाँ पर स्टार्ट हो गया। जैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर जो एंजाइम का जो शेप है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर धीरे धीरे गड़बड़ाना शुरू करेगा। धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, यहाँ पर गड़बड़ाना शुरू करेगा, और बाद में बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले एंजाइम कैसे फंक्शन करता है। तो एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए सबसे पहले एंजाइम क्या करता है, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन अपने एंजाइम को ढूंढता है। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या करेगा, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन अपने एंजाइम को ढूंढेगा। फिर दूसरा, जैसे ही सबस्ट्रेट को अपना एंजाइम मिलेगा, वैसे ही क्या करेगा, उसके साथ लूजली बाइंड करने का काम करता है। जैसे ही सबस्ट्रेट जो है अपने एंजाइम के साथ लूजली बाइंड अप हो गया, वैसे फिर क्या करेगा, उनके जो एंजाइम होगा उसके अंदर केमिकल रिएक्शन चलेगा। जो केमिकल रिएक्शन की वजह से जो सबस्ट्रेट आया है उस जैसा स्ट्रक्चर वो कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करने के बाद टाइटली बाउंड हो जाएगा। टाइटली बाउंड होने के बाद वहां पर धीरे धीरे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट आया था उसका शेप चेंज होने लगेगा। शेप चेंज होने के बाद डायरेक्टली किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सबस्ट्रेट का, सॉरी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है। किसका फॉर्मेशन हो गया बच्चों, यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो इस बात को अगर मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखता हूं, सबसे पहली चीज मैं आपको लिखना चाहता हूं, देखिए सबसे पहले क्या होगा, एंजाइम फॉर्म, एंजाइम जो है, एंजाइम, ठीक सॉरी, यहां पे लिखता हूं सबस्ट्रेट binds
with enzymes by the help of diffusion, by the help of diffusion, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। सबस्ट्रेट बाइंड किया किसके साथ, एंजाइम के साथ, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। और जब सबसे पहले क्या होगा, लूजली बाइंड होगा, लूजली बाइंड होगा। दूसरा क्या हो रहा है, फिर दूसरा क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर टाइटली बाइंड अप हो रहा है। दूसरा हो रहा है टाइटली बाइंड अप हो रहा है, टाइटली बाइंड अप हो रहा है। फिर तीसरे में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। एंड लास्ट में क्या हो गया बच्चों, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। प्रोडक्ट का क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया, राइट। अब देखो, अगर मैं इसको इक्वेशन फॉर्म लिखता हूं, सबसे पहले क्या होगा, एंजाइम डॉट सबस्ट्रेट। क्या होगा सबसे पहले, एंजाइम डॉट सबस्ट्रेट। फिर क्या होगा, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। क्या होगा फिर, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। फिर एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट से क्या होगा बच्चों, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। क्या हुआ फिर, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। और एंजाइम प्लस प्रोडक्ट से क्या होगा बच्चा, एंजाइम डॉट प्रोडक्ट। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं एंजाइम डॉट सबस्ट्रेट, एंजाइम डॉट सबस्ट्रेट का मतलब हो गया सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ आकर बाइंड अप कैसे किया, लूजली बाइंड अप किया। दूसरा, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ कैसे बाइंड अप किया, बिल्कुल टाइटली बाइंड अप किया। फिर यहाँ पर एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में एंजाइम का जो है, एंजाइम ने किसका फॉर्मेशन किया, प्रोडक्ट का। फिर लास्ट में क्या बन गया यहाँ पर, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन गया, एंजाइम डॉट प्रोडक्ट। क्या बनेगा यहाँ पर, एंजाइम डॉट प्रोडक्ट बनेगा, एंजाइम डॉट प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनता है बच्चों, एंजाइम डॉट प्रोडक्ट बनता है। तो देखिए, ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट से लेकर एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बन रहा है, यहां से ये वाला जो इक्वेशन होता है कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। कैसा होता है बच्चों, इरिवर्सिबल, कि आपने एक बार उसको कहां पे लगाया है, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट को बाइंड अप किया है, तो आप जब तक उसका प्रोडक्ट बनने का शुरुआत नहीं हो जाता तब तक उसको क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। मतलब कि ये जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको आप क्या कर सकते हो, रिवर्स करवा सकते हो। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन यदि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की फॉर्म में चला गया, प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गई, तो फिर आप क्या कर पा नहीं पाओगे, वापस इसको सबस्ट्रेट में कन्वर्ट करवाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, एंजाइम डॉट सबस्ट्रेट और एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में जो रिवर्सिबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अब इसके एंजाइम देख लेते हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम, हम इस एंजाइम को कैसे समझ सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले देखो, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों, यहाँ से फिर आगे चलते हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम, सबसे पहले समझते हैं, अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल कंपाउंड अंडरगो टू टाइप ऑफ चेंजेस। केमिकल कंपाउंड के अंदर दो प्रकार के चेंजेस देखने मिलते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा फिजिकल चेंजेस। कौन सा चेंजेस देखने को मिलेगा बच्चों, यहाँ पर फिजिकल चेंजेस। ठीक है, सबसे पहले आपको देखने को मिलता है बच्चों कौन सा चेंजेस, फिजिकल चेंजेस। ये हो गया कौन सा, फिजिकल चेंज। ठीक है, सिंपली रेफर्स टू चेंज इन शेप, जिसमें क्या होता है, शेप में चेंज होता है बिना किसी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, जिसमें किसी प्रकार से कोई भी बॉन्ड जो होते हैं बच्चों टूटते नहीं है। देयर इज अ फिजिकल प्रोसेस। अनदर फिजिकल प्रोसेस चेंज इन स्टेट। दूसरा फिजिकल प्रोसेस क्या है, जिसके अंदर स्टेट में चेंजेस आ रहा हो, वेयर आइस मेल्ट, जैसे कि आइस जो होती है मेल्ट होती है किसके अंदर, वाटर के अंदर। आइस जो होगा बच्चों किसमें मेल्ट होगा, वाटर के अंदर। और वाटर जो होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, आपके वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। दूसरी अगर बात करते हैं, ये कैसा प्रोसेस हो गया आपका, फिजिकल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है ये, फिजिकल प्रोसेस है। हाउएवर व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन, जब बॉन्ड्स टूटते हैं न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, न्यू बॉन्ड्स का जब फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड द केमिकल चेंजेस। क्या कहते हैं इसको, केमिकल चेंजेस कहते हैं, राइट। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, केमिकल चेंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, केमिकल चेंजेस बोलते हैं। मतलब कि नए बॉन्ड का बनना और पुराने बॉन्ड्स का टूटना, दिस कॉल्ड द केमिकल चेंजेस, राइट। जैसे कि बात करें BaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4, यहाँ क्या बना, BaSO4 प्लस 2H2O। ठीक है, इट इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस, सिंपली द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। जैसे की बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च into a glucose is an organic chemical reaction. Rate of physical or chemical process to amount, जैसे कि rate of physical, अच्छा rate of physical and chemical, जो rate होगा फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का, जो रेफर करता है तो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम में, कि एक टाइम के अंदर, पर यूनिट टाइम के अंदर कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो रेट बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट अपॉन टाइम, रेट बराबर प्रोडक्ट अपॉन टाइम। ठीक है,
रेट कैन बी आल्सो कॉल्ड, रेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, वेलोसिटी बोल सकते हैं। रेट कैन बी आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, जो रेट होगा फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का, आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस हो सकता है, टेम्परेचर के द्वारा, एमंग अदर फैक्टर। अ जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट थंब डबल और डिक्रीज बाय द हाफ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सेम चीज आ गई आपको, देखो इस चीज को मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे कि देखो CO2 प्लस H2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बनिक एनहाइड्रेट की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, H2CO3 बना रहा है। ठीक है, फॉर एवरी 10 डिग्री चेंजेस अदर डायरेक्शन कैटलाइज रिएक्शन प्रोसीड एट वेरी हाई, इसको मैं बताने वाला हूँ अभी, छोड़ो। हाँ देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम, यदि कोई एंजाइम क्या है यहाँ पर एब्सेंट है, दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो, यहाँ पर रिएक्शन कैसे चलेगा, बहुत स्लो चलेगा। एंड 200 molecule of H2CO3 beings form in an hour, 200 molecule फॉर्म होंगे किसके, H2CO3 के 1 घंटे के अंदर। However, by using the enzyme, यदि आप एंजाइम का यूज करते हैं, किसका यूज करोगे आप, एंजाइम का यूज करोगे, तो एंजाइम जो है वो यूज करके प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड द कार्बनिक एनहाइड्रेट, जो कि प्रेजेंट होता है किसके अंदर, कार्बनिक एनहाइड्रेट जो होता है प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड कर देता है ड्रामेटिकली, जिसमें 6 लाख मॉलिक्यूल बनते हैं being formed every second, कितने सेकंड में, हर एक सेकंड में। The enzyme has accelerated the rate of reaction, that means 10 million times, कितना कर दिया इसने, 10 million times क्या बढ़ा दिया इसने, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्टर कर दिया। The power of enzyme is incredible indeed। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर देखो, there are thousands of type of enzymes each catalyzing a unique chemical reactions or metabolic reaction। एंजाइम के अंदर केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है। A multi-step chemical reaction, एक multi-step chemical reactions step is catalyzed by the same complex or different type of metabolic pathway। जैसे मैंने आपको बताया, ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बन रहे हैं, C6H12O6 प्लस O2 प्लस 2C3H4O3 प्लस 2H2O। ठीक है, इज एक्चुअली मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज बिकम पायरुविक एसिड, जिसके अंदर ग्लूकोज जो होता है किसमें कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में। डिफरेंट एंजाइम कैटलाइज मेटाबॉलिक रिएक्शन। व्हेन यू स्टडी चैप्टर 14 यू विल स्टडी दीज रिएक्शंस। At this stage you should know that very metabolic pathway, आप इस स्टेज में देखोगे काफी सारे मेटाबॉलिक पाथवे जो मैं आपको बता चुका हूँ, with 1 or 2 additional reaction give rise to variety of metabolic end product, जिससे क्या होते हैं, काफी सारे अलग अलग प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं। क्या आपको एनसीईआरटी की सारी लाइन टू लाइन क्लियर हो रही है? ठीक है, in addition reaction give rise to variety of metabolic end products in our skeletal muscles। under anaerobic condition lactic acid is formed, under aerobic conditions pyruvic acid form, and is during the fermentation the same pathway lead to the production of ethanol। किसका प्रोडक्शन कर रहा है, इथेनॉल का प्रोडक्शन कर रहा है, राइट। टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड एंजाइम्स अ लिटिल मोर। ठीक है, अब देखो जो मैंने आपको अभी समझाया, हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन। इस चीज को समझने के लिए कि वी शुड स्टडी एंजाइम अ लिटिल मोर, हमको एंजाइम को थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट, हमको जो है क्या लग चुका है, एक्टिव साइट के बारे में आइडिया लग चुका है। द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन, जो केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रेफर्स टू रिएक्शन द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट, जो केमिकल जो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। क्या कहलाता है वो, सबस्ट्रेट कहलाता है। एंजाइम दैट इज प्रोटीन विद 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट, एंजाइम जिसके अंदर कौन है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्टिव साइट। क्या बोलेंगे इसको, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या करता है बच्चों, कन्वर्ट करता है किसको, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर बच्चों, प्रोडक्ट के अंदर। सिंबॉलिकली दिस कैन बी डिपिक्टेड एज एस, जो है सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर बच्चों, प्रोडक्ट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर। दूसरा, इट इज नाउ टू अंडरस्टैंड द सबस्ट्रेट हैज टू बाइंड, सबस्ट्रेट क्या करेगा यहाँ पर, बाइंड अप करेगा, सबस्ट्रेट हैज टू बाइंड द एंजाइम इट इज एन एक्टिव साइट, उसकी एक्टिव साइट पर विद इन अ गिवन क्लेफ्ट, किसके अंदर, गिवन क्लेफ्ट और पॉकेट पर, द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज। अब सबस्ट्रेट क्या करेगा बच्चों, डिफ्यूज होगा टुवर्ड्स द एक्टिव साइट, किसकी तरह, एक्टिव साइट की तरफ। देयर इज एन thus an obligatory formation of एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से यहाँ किसका फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ई स्टैंड फॉर एंजाइम्स, ई क्या स्टैंड कर रहा है, एंजाइम। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ट्रांसपेरेंट फिनोमिनन, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट फॉर्मेशन है, जिसको आप आसानी से देख सकते हो। ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड, एक ऐसा स्टेट जहां पर सबस्ट्रेट अगर बाइंड अप करता है किसके साथ, एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ, इस स्टेज को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेज। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं ट्रांजिशन स्टेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने घर पे सब्जी बनाई, राइट, इस सब्जी के अंदर आपने सब कुछ डाल दिया, अब क्या होगा, सब्जी की एक स्टेट आएगी जिस जगह पर सब्जी जो होगी वो
आधी कच्ची और आधी पकी हुई होगी। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन, मतलब कि जो बीच का स्टेज होता है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, क्या कहते हैं इसको, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। ठीक है, वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग, धीरे धीरे क्या होगा यहाँ पर बॉन्ड टूटना शुरू करेगा, मेकिंग कंप्लीटेड द प्रोडक्ट इज रिलीज, अब धीरे धीरे प्रोडक्ट भी रिलीज होना शुरू होगा फ्रॉम द एक्टिव साइड, किससे बच्चों, एक्टिव साइड से। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड में कहें, द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म, जो स्ट्रक्चर होगा सबस्ट्रेट का वो ट्रांसफॉर्म होने लगेगा एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट ग्रो थ्रू कॉल्ड द ट्रांजिशनल स्टेट स्ट्रक्चर, जो पाथवे होता है इस पाथवे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, द पाथवे, जो पाथवे है टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर, क्या कहेगा बच्चों, ये ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, क्या आपको एनसीईआरटी के सारे पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं? एनसीईआरटी की एक एक लाइन बच्चों कवर करवा रहा हूं मैं, आपकी एक एक लाइन बिल्कुल जो मैं आपको बता चुका हूं वो सारी मैं कवर किया हूं। देखो आप एक एक लाइन को आप पढ़िए, आपको बिल्कुल एकदम मजा आ जाएगा लाइन पढ़ने में। ठीक है, ब्रेन में सेट हो जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। देयर कुड बी द मेनी मोर अल्टर स्ट्रक्चर, अल्टर का मतलब होता है चेंजेस आना, बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट द प्रोडक्ट इम्प्लिसिट द स्टेटमेंट इन दैट ऑल अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर आर अनस्टेबल। ठीक है, यह क्या बोल रहा है, शुरुआत से देखिए इसको क्या बोल रहा है, देयर कुड बी द मेनी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट, इसके बीच में काफी सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। द स्टेबल सबस्ट्रेट, जो स्टेबल सबस्ट्रेट है एंड द प्रोडक्ट इम्प्लिसिट इन दिस स्टेटमेंट इज फैक्ट दैट ऑल द अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, जो बाकी के जितने भी इंटरमीडिएट मतलब कि जो बीच वाले स्ट्रक्चर है वो सब कैसे होते हैं बच्चों, यहाँ पर अनस्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी इज इन समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द स्ट्रक्चर, हेंस व्हेन वी लुक एट द पिक्टोरियली थ्रू अ ग्राफ इट लुक लाइक समथिंग एज अ फिगर। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? क्या यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं? ग्राफ को हम समझने वाले हैं बच्चों यहाँ पर। आई होप सो कि आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, अब बच्चों मैं आपके सामने शो करना चाहता हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। किसको शो करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो करना चाहते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को मैं आपको शो करना चाहता हूँ, देखिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए बच्चों बात कर लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर देखो मैंने आपको क्या बोला अभी, देखिएगा बच्चों मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बना दिया आपके सामने। आपके सामने मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ बच्चों। ठीक है, एक तरफ लिख रहा हूँ मैं वाई एक्सिस और एक तरफ लिख रहा हूँ बच्चों मैं एक्स एक्सिस। ये वाली एक्सिस कौन सी हो जाएगी, वाई, और ये वाली एक्सिस कौन सी हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस। ऐसे ही दो ग्राफ यहाँ बना देता हूँ आपके सामने ऊपर। इनमें भी सेम, एक तरफ होगा वाई एक्सिस, एक तरफ एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक तरफ होगा वाई एक्सिस। राइट, चलिए बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पर इस तरफ मैंने ले लिया रिएक्शन प्रोग्रेस, एक तरफ मैंने क्या ले लिया बच्चों, रिएक्शन प्रोग्रेस, और दूसरी तरफ मैंने ले लिया पोटेंशियल एनर्जी। रिएक्शन प्रोग्रेस और पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन प्रोग्रेस एंड पोटेंशियल एनर्जी बात करते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं हमको क्या बनाना है, सबस्ट्रेट से, सबस्ट्रेट से क्या बना रहे हैं बच्चों, हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं। सबस्ट्रेट से क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। दैट मीन सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। जब सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, तो ग्राफ कुछ इस तरीके के फॉर्मेशन में आपको देखने मिलेगा। कैसे देखने मिलेगा, इसमें सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की एनर्जी कम। तो ऐसा कब देखने मिलता है, जब आपका रिएक्शन कैसा हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होगी बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसके अंदर आपको सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की एनर्जी आपको कैसे दिखाई देगी, सब प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पर कम दिखाई देगी। तो ये इस टाइप का क्या कहलाता है, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। दूसरा, यदि मैं आपसे बात करता हूं जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी और सबस्ट्रेट की एनर्जी कम, जैसे कि मान लीजिए प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा सबस्ट्रेट की एनर्जी कम, तो यहाँ पर जो ग्राफ आएगा मेरे सामने वो कैसा आएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। किसके अंदर होता है यहाँ पर, एंडोथर्मिक
रिएक्शन के अंदर आपको प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा और सबस्ट्रेट की एनर्जी कम देखने को मिलता है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, और यहाँ पर सबस्ट्रेट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। अगर इस ग्राफ में आप देखें तो सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कैसी है, यहाँ पर कम है। रिएक्शन प्रोग्रेस एक तरफ पोटेंशियल एनर्जी है। अब बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब मैंने सबस्ट्रेट को बाइंड अप किया किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, तो इसको बनने में टाइम लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा। ठीक है, यहाँ पर बीच में मेरे पास यहाँ पर बीच में, एक सेकंड, यहाँ पर बीच में मेरे पास क्या हुआ है, यहाँ पर बीच में मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर बीच में क्या हुआ है बच्चों, एक सेकंड, ठीक है, दूसरा यहाँ पे दिखा देता हूं मैं आपको। Done। ठीक है, तो अगर बात करते हैं बच्चों इस जगह पे, देखिए आप इस जगह पे क्या हो रहा है आपका, अगर आप इस जगह पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक ऐसा साइट है, ये वाला जो लोकेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये लोकेशन एक ऐसा लोकेशन है जिस जगह पर जाकर क्या हो रहा है, एंजाइम जो होगा वो क्या कर रहा होगा, मैक्सिमम वर्क कर रहा होगा। एंजाइम क्या कर रहा होगा, यहाँ पर मैक्सिमम एंजाइम का वर्क यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर कोई भी जब सबस्ट्रेट होगा तो यहाँ पर इस जगह पर क्या होगा बच्चों, इस जगह पर एनर्जी लेवल कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा, ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा, मतलब कि मैक्सिमम एनर्जी लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे अगर आप बात करें, जैसे जैसे सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे जैसे एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। लेकिन इस जगह पर क्या हो रहा है बच्चों, इस जगह पर एनर्जी का लेवल कैसा हो गया, मैक्सिमम हो गया। एनर्जी का लेवल कैसा हो गया बच्चों, यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम एनर्जी लेवल हो गया, मैक्सिमम एनर्जी का क्या हो गया, यहाँ पर लेवल हो गया, मैक्सिमम एनर्जी लेवल। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी लेवल के बाद आप देख रहे होंगे कि एनर्जी लेवल क्या हो गया, क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। कैसे कैसा होता चला जा रहा है, धीरे धीरे घटता चल रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, यहाँ पर जब सबस्ट्रेट ने प्रोडक्ट बनाया, क्या बनाया बच्चों, सबस्ट्रेट ने प्रोडक्ट बनाया, तो इसको क्या करना पड़ा, इस एनर्जी का ब्रिज को क्रॉस करना पड़ा। नहीं तो अगर सबस्ट्रेट चाहता तो यहां से भी डायरेक्टली इसको कर लेता, नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके पास एनर्जी कैसी है, ज्यादा एनर्जी है, तो एनर्जी ज्यादा होने पर उसको क्या करना पड़ेगा, एक ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर एंजाइम लगा होता, क्या लगा होता बच्चों, एंजाइम लगा होता, तो यहाँ पर क्या होता, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कैसे हो जाती है आपकी, फास्ट हो जाती, और फास्ट होने की वजह से यहाँ पर जो एनर्जी का लेवल होता है वो कम एनर्जी पर भी क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है। दैट मीन्स ये कब हो रहा है, जब आपका एंजाइम वर्क कर रहा है। क्या वर्क कर रहा है, जब एंजाइम की वर्किंग हो रही है, एंजाइम फंक्शनल हो रहा है, उस टाइम पर आपके जो सबस्ट्रेट लेवल के पास जो एनर्जी है वो उतना ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं कर रहा है, कम एनर्जी में उसका काम हो जा रहा है, कम एनर्जी में क्या बना दे रहा है बच्चों, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दे रहा है। तो इस चीज को आप डायग्राम से देखिएगा बच्चों, ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें आप पाएंगे कि एक तरफ लिखा हुआ है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस, क्या लिखा हुआ है, एक तरफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है, दूसरा इस चीज को मैं आपको समझाऊंगा अभी, और दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखा हुआ है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, जब एंजाइम सॉरी जब क्या है आपका सबस्ट्रेट ने क्या बनाया आपका, जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनाने की ओर बढ़ रहा है, किसकी तरफ बढ़ रहा है, एंजाइम जो है सॉरी जब सबस्ट्रेट जो है बच्चों वो प्रोडक्ट बनाने की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, जब प्रोडक्ट बनाने की ओर बढ़ रहा है दैट मींस इस जगह पर उसके पास क्या है, मैक्सिमम एनर्जी लेवल है। क्या है बच्चों उसके पास, मैक्सिमम एनर्जी लेवल, राइट। एनर्जी लेवल कैसा है बच्चों, इसका मैक्सिमम एनर्जी लेवल है। लेकिन यहां पर जो बीच वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा फेज, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब हो गया कि इस जगह पर ना तो प्रोडक्ट प्रॉपर्ली तैयार हुआ है, ना ही सबसे प्रॉपर्ली खत्म हुआ है, तो इस स्टेट को बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे, बिना किसी एंजाइम के। जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, जब सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट हो रहा था, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था बिना किसी एंजाइम की मदद से, तब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कैसी थी, बहुत ही ज्यादा थी। बहुत ही कैसी थी बच्चों, ज्यादा थी। लेकिन जब एंजाइम लग गया, लेकिन जब क्या हो गया, एंजाइम लग गया, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कैसी हो गई, कम हो गई। क्या हो गई बच्चों, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। तो एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। मैं आपके सामने एक पॉइंट लिख देता हूं, when substrate convert into products, then product without enzyme, then activation energy
कैसी बच्चों यहाँ पर बहुत हाई है, बहुत कैसी है, हाई है। लेकिन विद एंजाइम, एंजाइम के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, एंजाइम के साथ एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई आपकी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी जल्दी से हो गया, राइट। तो यह बोला है ईच एंजाइम, देखो अब आपके सामने वही बात आ गई, सारी चीजें आ रही हैं, देखो समझते चलो, मजा आ जाएगा आपको। ईच एंजाइम हैज अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, हर एक एंजाइम के पास क्या प्रेजेंट होता है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। हर एक एंजाइम है, ईच एंजाइम है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, हर एक एंजाइम के पास क्या होता है बच्चों, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, ठीक है। हर एक एंजाइम के पास क्या होता है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है इन द मॉलिक्यूल सो दैट द हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। सबसे पहले वहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। द कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लाइफ, कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, शॉर्ट लाइफ होता है, एंड डिसोशिएट इनटू प्रोडक्ट, और किसमें डिसोशिएट हो जाता है, प्रोडक्ट के अंदर डिसोशिएट हो जाता है, एंड द अनचेन एंजाइम विद द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट। अब देखो सबसे पहले था एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, क्या था बच्चों यहाँ पर, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, फिर क्या हुआ, एंजाइम डॉट प्रोडक्ट हुआ, फिर क्या हुआ, एंजाइम डॉट प्रोडक्ट, देन एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। मैंने वहां पे थोड़ा उल्टा कर दिया, मैं इसको सीधा ही कर देता हूँ, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, सबसे पहले देखो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट से बन रहा है एंजाइम डॉट प्रोडक्ट, फिर एंजाइम डॉट प्रोडक्ट से बन रहा है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। क्या बन रहा है बच्चों, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। अब ये वाला जो फेज आप देख रहे हो, ये वाला जो फेज आप देख रहे हो, ये कैसा है आपका, रिवर्सिबल है। ये कैसा बच्चों, रिवर्सिबल है। अब आप देखो, सॉरी अब देखो, अब देखो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, फिर एंजाइम डॉट प्रोडक्ट प्लस एंजाइम डॉट प्रोडक्ट प्लस एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये होता है द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर द कैटालिसिस। जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो एसेंशियल है किसके लिए, कैटालिसिस के लिए, ठीक है। अब देखो नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, कैसे कैसे नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन करता है। द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग। सबसे पहले सबस्ट्रेट जो होगा वो, सबसे पहले सबस्ट्रेट क्या होगा, बाइंड अप करेगा किसके साथ, एक्टिव साइट के साथ, फिटिंग करेगा किसके अंदर, एक्टिव साइट के अंदर। द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, जो बाइंडिंग होगी सबस्ट्रेट की वो इंड्यूस करेगी एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप, उसके शेप को चेंज करने का काम करेगी। इसके बाद इसमें क्या होगा बच्चों, टाइटली फिटिंग कर जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइटली फिटिंग हो जाएगी अराउंड द सबस्ट्रेट। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक देयर केमिकल बॉन्ड। अब धीरे धीरे क्या होंगे, सबस्ट्रेट के जो केमिकल बॉन्ड्स होंगे वो टूटना शुरू होंगे, एंड न्यू एंजाइम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, न्यू एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज फॉर्म, ठीक है। द एंजाइम रिलीज, अब एंजाइम जो होगा वो रिलीज करेगा प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन को, किसको, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, एंड द फ्री एंजाइम जो होगा वो रेडी होगा टू बाइंड द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। दोबारा से क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैटालिटिक साइकिल रन कर जाएगी। तो क्या आपको समझ में आ गया, ये चीज क्लियर हो गया बच्चों, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई सारी चीजें, ठीक है। तो ये था आपका एंजाइम प्लस प्रोडक्ट का काम। अब बात करते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, इस चीज को समझ लेते हैं। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन सब कंडीशन, जैसे कि बात करते हैं टेम्परेचर के लेवल पे, ठीक है, पीएच के लेवल पे, सब्स्टिट्यूट के लेवल पे, सबस्ट्रेट के लेवल पे बाइंडिंग करता है स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट्स इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो दैट इंक्लूड्स टेम्परेचर, pH, change in substrate concentration और binding of a specific chemical that regulate their activity, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहा है टेम्परेचर एंड pH की, सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की हम लोग, ठीक है जी बच्चों। तो बच्चों हमने कल देखा था आपका टेम्परेचर की हम लोग बात करने वाले हैं अब, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है इसकी बात करें, टेम्परेचर क्या होता है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। कौन कौन से फैक्टर हमने कल ये देखे थे कि आपको जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स आपके कौन कौन से हैं, टेम्परेचर है, पीएच है, ठीक है। तो टेम्परेचर की बात कर लेता हूँ मैं आपसे, टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर किस तरीके से, टेम्परेचर जो है किस तरीके से अफेक्ट करता है आपके एंजाइम्स को। आपने कभी भी, आपने जब भी, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों, आपने कभी चाय को बॉयल होते हुए देखा है, तो बिल्कुल देखा है, ठीक है। तो चाय जब बॉयल होती है तो बच्चों उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूजन की मदद से क्या होता है, ऊपर उठते हैं, ठीक है। जब आप चाय की पत्ती डाल देते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, पानी बॉयल होता है, पानी बॉयल होने से
क्या होगा बच्चों, पानी बॉईल होने की वजह से चाय भी बॉईल होना शुरू हो जाती है। तो इसी प्रकार से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि यदि आप टेम्परेचर जो होगा एंजाइम और सबस्ट्रेट की कंडीशन में, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे किसी कंडीशन में, एंजाइम और सबस्ट्रेट की कंडीशन में आप टेम्परेचर क्या कर दोगे बच्चों, इंक्रीज कर दोगे। एंजाइम और, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम की अगर बात करें तो एंजाइम जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, पहले हमने देखा था ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर एंजाइम डैमेज हो जाता है। यहीं पे मैं आपसे बात करूं बच्चों, जैसे कि ये बात करते हैं, ये क्या है बच्चों, ये है आपके सबस्ट्रेट, क्या है बच्चों, ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, किसकी मदद से बच्चों, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन जो होगा सबस्ट्रेट बाइंड अप करता है, गोल गोल घूमता है इस तरीके से, ठीक है, हर जगह घूमता है सबस्ट्रेट जो होगा, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन जो होगा क्या करेगा बच्चों, आपका घूमता रहता है, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, अगर सबस्ट्रेट की बात करें इस जगह पर, तो अगर जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, क्या इंक्रीज किया, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, क्या करते हो बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ठीक है। जैसे मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो क्या होगा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे हो जाएगी बच्चों, फास्टर हो जाएगी, द रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर हो जाएगी, लेकिन एक लिमिटेड पॉइंट तक, जब तक उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर आ जाएगा तब तक, टिल ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, इफ, यदि क्या हो, ऑप्टिमम टेम्परेचर से यदि टेम्परेचर जो है वो आगे हो जाए, इफ टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम above, from increase above from optimum temperature, then enzyme will be damaged, एंजाइम क्या हो जाएगा बच्चों, डैमेज हो जाएगा, एंजाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर, डैमेज हो जाएगा। तो मेरी बात आपको समझ में आई, मैंने क्या बोला, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, जब आप टेम्परेचर क्या करते हो बच्चों, इंक्रीज करते हो, तो यहाँ पर क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर हो जाता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर होने पर, रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर होने पर क्या होगा, आपका सबस्ट्रेट से जो है एंजाइम से जल्दी कनेक्शन होगा, उसकी वजह से प्रोडक्ट ज्यादा फास्ट बनेगा। लेकिन वो कब तक होगा, जब तक ऑप्टिमम टेम्परेचर आएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद रेट ऑफ टेम्परेचर जो होगा, रेट ऑफ टेम्परेचर यदि इंक्रीज होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद, तो क्या होगा, एंजाइम जो होगा वो डैमेज हो जाएगा, राइट। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाऊं, यदि मैं इसके रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाऊं, इसके रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में यदि ग्राफ बनाऊं मैं, एंजाइम एक्टिविटी, ये तो लिख देता हूं मैं टेम्परेचर, और लिख देता हूं एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। यदि मैं इसके रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाऊं, तो ग्राफ पहले क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, टेम्परेचर अब क्या हो गया, अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो कैसे क्या होगा, जब आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो टेम्परेचर क्या करेगा आपका, जो एंजाइम की एक्टिविटी होगी, शुरुआत में जब टेम्परेचर आपने बढ़ाया, शुरुआत में आपने टेम्परेचर को जब राइज किया, तो टेम्परेचर राइज होने से एंजाइम की एक्टिविटी भी धीरे धीरे क्या होने लगी, राइज होने लगी। लेकिन उसका क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, क्या आ गया, एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया। ये सैचुरेशन पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, जो कि कैसा पॉइंट है बच्चों, सैचुरेशन पॉइंट है। इसे, इस सैचुरेशन पॉइंट को क्या मैं बोल सकता हूं, ऑप्टिमम टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर है बच्चों, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर। इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर क्या हो गया, इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर आकर आपकी एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई हो गई, मतलब कि इससे ज्यादा यदि टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो एंजाइम क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और इससे कम आपने टेम्परेचर रखा तो तब भी क्या हो जाएगा, एंजाइम काम नहीं करेगा, तब भी क्या होगा बच्चों, एंजाइम काम नहीं करेगा। मतलब कि ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है, ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर
एंजाइम क्या होते हैं, वर्क करते हैं इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर। क्या होता है बच्चों, एंजाइम एफिशिएंटली वर्क करता है। क्या करेगा, इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एंजाइम क्या करता है बच्चों, एफिशिएंटली वर्क करता है। यदि आपने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कहती है, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूं हमारी बॉडी का टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है बच्चों, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। यदि इस 37 डिग्री सेल्सियस, दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर है बच्चों, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है। यदि इस टेम्परेचर को मैं 10 डिग्री इंक्रीज कर दूं, 10 डिग्री अगर दूं, बढ़ा दूं 47 डिग्री, तो एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम फंक्शन नहीं करेगा, एंजाइम क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो एंजाइम क्या हो जाएगा इस जगह पर, एंजाइम नॉट वर्क। एंजाइम क्या होगा बच्चों, एंजाइम वर्क नहीं करेगा। और इसी से अगर मैं 10 डिग्री कम कर दूं तो क्या होगा बच्चों, 10 डिग्री कम करने पर यहां पर आ जाएगा आपका 27। ठीक है, यदि इससे मैं सॉरी पहले रुको एक मिनट, सबसे पहली चीज यहां पर अगर मैं आपसे बात करता हूं तो अगर 37 डिग्री सेल्सियस मैंने अगर इंक्रीज कर दिया, 37 डिग्री सेल्सियस से 10% 10 डिग्री सेल्सियस मैंने इंक्रीज कर दिया तो 47 डिग्री पहुंचेगा। 47 डिग्री सेल्सियस पर जो एंजाइम की एक्टिविटी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर हाफ हो जाएगी। जो एंजाइम जो होगा वो वर्क तो करेगा लेकिन हाफ वर्क करेगा, पूरी तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो एंजाइम वर्किंग कैसी हो जाएगी बच्चों, हाफ हो जाएगी। एंजाइम की वर्किंग कैसी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। यदि आपने 47 डिग्री सेल्सियस से वापस से 10 डिग्री कम कर दिया, ये प्लस में है और ये माइनस में है, कम कर दिया तो वापस से क्या हो जाएगा, एंजाइम प्रॉपर्ली फंक्शन करने लगेगा। इसी तरीके से यदि मैं 10 डिग्री बढ़ा दूं, फिर से सॉरी कम कर दूं, क्या कर दूं बच्चों, 10 डिग्री कम कर दूं तो फिर से क्या होगा 27 डिग्री सेल्सियस पर अब एंजाइम की जो वर्किंग होगी फिर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कि ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से आप यदि टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, हाफ रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम जो होंगे वो धीरे धीरे काम करना बंद करना शुरू करेंगे। और यदि आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर कम करते हो तो एंजाइम क्या होगा, काम जो होगा वो बहुत स्लो करेगा, पूरी तरीके से काम नहीं करेगा। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, समझिए इसको। एंजाइम जनरली फंक्शन इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। एंजाइम जो होता है वर्क करता है किसके अंदर, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर काम करेगा। एंजाइम जो होगा जनरली वर्क करता है नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर एंड पीएच के अंदर। ठीक है, ईच एंजाइम शो हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। हर एक एंजाइम जो होता है बच्चों हाई एक्टिविटी शो करता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एंड पीएच पर कार्य, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या बोलेंगे इसको, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, राइट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक, एंजाइम डिक्लाइन बिलो। एंजाइम जो होता है एक्टिविटी जो होती है, एंजाइम की जो एक्टिविटी होगी वो बिलो डिक्लाइन हो जाएगी, बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। यदि ऑप्टिमम वैल्यू से यदि ऊपर गया या ऑप्टिमम वैल्यू से कम रहा। लो टेम्परेचर प्रिजर्व, हाँ लो टेम्परेचर मतलब कि क्या हो गया, लो टेम्परेचर जैसे कि आप, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि यदि आपने फूड को क्या किया है, रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर किया है, तो यहाँ पर एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप यदि आप फूड को दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में लेके आते हो तो फूड जो होता है वापस से उसके अंदर जो प्रेजेंट एंजाइम है वापस से काम करना शुरू कर देते हैं। तो लो टेम्परेचर, जो लो टेम्परेचर होता है, प्रिजर्व द एंजाइम, प्रिजर्व करता है एंजाइम को इन अ टेम्परेरी किस फॉर्म में, टेम्परेरी इनएक्टिव स्टेट के अंदर। वेयर इज, जबकि जो हाई टेम्परेचर जो होगा बच्चों वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, क्योंकि जो प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हीट के कारण डीनेचर हो जाते हैं, राइट। प्रोटीन क्या हो जाएंगे, हीट के कारण डीनेचर हो जाएंगे। क्या आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया, तो मैंने आपको यही बात बोली थी। दूसरा जो पॉइंट मैं आपको बता रहा था 10 डिग्री कम करने वाला और ज्यादा करने वाला, पढ़ा देता हूं आपको, क्या लिखा हुआ है, ये रहा जनरल रूल ऑफ थंब। एक जनरल रूल अगर थंब की बात करते हैं, द रेट डबल और डिक्रीज बाय हाफ। जो रेट होगा वो डबल हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंजेस इन आइदर डायरेक्शन। यदि आप जनरल थंब रूल की बात करें तो आप क्या करते हैं, अगर 10 डिग्री की बात करते हैं, 10 डिग्री की बात कर रहे हैं बच्चों, यदि मैं आपसे बात करता हूं बच्चों किसके बारे में, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों, अ जनरल रूल ऑफ थंब। थंब का जनरल रूल है, ये जो थंब का जनरल रूल है, इज दैट रेट डबल्स। रेट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी। रेट क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पर, डिक्रीज हो जाएगी, डबल हो जाएगी बाय हाफ। किससे,
हाफ के द्वारा, ठीक है, फॉर एवरी 10 डिग्री चेंजेस, कितने पर, हर 10 डिग्री चेंजेस पर इन आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में। catalyzed reaction proceed at higher rates, higher value than that of the uncatalyzed one when enzyme catalyzed reaction are observed। ठीक है, आपको पॉइंट क्लियर हो गए? तो यही बात मैं आपको समझाने वाला था। आशा करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यदि सेम ग्राफ में किसको लेकर बनाऊं बच्चों, पीएच को लेकर बनाऊं। यदि सेम ग्राफ में किसको लेकर बनाऊं, पीएच को लेकर बनाऊं। किसको लेकर बनाऊं बच्चों, पीएच को लेकर बनाता हूं। यदि सेम ग्राफ आपको किसको लेकर बनाया जाता है, पीएच को लेकर बनाया जाता है। हाँ, यदि सेम ग्राफ आपके पीएच को लेकर बनाया जाएगा तो पीएच को लेकर यदि मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, किसको लेकर ग्राफ प्लॉट करें, पीएच को लेकर ग्राफ प्लॉट करें, तो पीएच को लेकर ग्राफ अगर देखें, अगर आपने देखा कि जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं, जैसे कि एंजाइम है, इसको यदि आपने ऑप्टिमम पीएच दिया, ऑप्टिमम पीएच में रखा, तो ये क्या करेगा, एफिशिएंटली वर्क करेगा। और इफ pH is increase either above or below the optimum temperature, enzyme working क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। एंजाइम वर्किंग क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर हाफ हो जाएगी। तो ये बात है किसको लेकर, पीएच को लेकर। किसको लेकर है बच्चों बात, पीएच को लेकर। आई होप सो कि आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। देखिए, जो एंजाइम एक्टिविटी पीएच को लेकर जब ग्राफ प्लॉट हो रहा है, तो दोनों के टाइम पर आपको देखने मिल रहा है कि इन दोनों के टाइम पर जो ग्राफ आ रहा है वो कैसा आ रहा है, बेल शेप का ग्राफ आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पीएच यदि ऑप्टिमम टेम्परेचर पर है, तो और टेम्परेचर यदि ऑप्टिमम टेम्परेचर है, तो एंजाइम जो होता है एफिशिएंटली क्या कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो ये था आपका। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को लेकर। ठीक है, अगला आता है हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे सबसे पहले देखिए, मैं आपके सामने दो केस रख रहा हूं। दो केस मैंने आपके सामने रखे हैं। देखो, ये दो एंजाइम है, मुझे बताना बच्चों, इन दोनों एंजाइम में सबसे ज्यादा वर्किंग कौन से एंजाइम की होगी। ठीक है, सबसे जल्दी प्रोडक्ट कौन सा एंजाइम बनाएगा, सबसे जल्दी ये एंजाइम 1 है और ये एंजाइम 2 है। एंजाइम 1 और एंजाइम 2 में सबसे जल्दी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम 1 एंड एंजाइम 2 में सबसे जल्दी किसके अंदर आपको जो है प्रोडक्ट बनता दिखेगा। अगर बच्चों मैं आपसे बात करूं, जितना ज्यादा यहाँ पर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होगा, जितना ज्यादा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होगा, उतना ही जल्दी क्या करेगा बच्चों, आपके एंजाइम के साथ बाइंड अप करेगा और उतना ही जल्दी क्या बनाएगा, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। मोर एंजाइम कंसंट्रेशन, मोर एंजाइम concentration then more product form। ज्यादा प्रोडक्ट का क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, मोर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। लेस एंजाइम है, लेस सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, लेस एंजाइम लेस सबस्ट्रेट के होने की वजह से यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी कम होगा। लेकिन एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताओ कि मैंने मान लीजिए मेरे पास एंजाइम है, ये एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है। अब एंजाइम के पास सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है बहुत ज्यादा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। एक बार यदि एंजाइम की जो साइट है, ये एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, ये क्या हो गई, ऑक्यूपाई हो गई। एंजाइम की एक्टिव साइट क्या हो गई, ऑक्यूपाई हो गई। एंजाइम की एक्टिव साइट क्या हो जाए बच्चों, एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो जाए। अब मैं कितना ही सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा
तब तक क्या नहीं हो पाएगा, एंजाइम के पास सबस्ट्रेट नहीं पहुंच पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इफ द if increase the concentration of substrate once enzyme site occupy in this condition, in this condition, in this condition, इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, इन दिस कंडीशन another substrate cannot bind with एंजाइम, दूसरा सबस्ट्रेट जो होगा बच्चों वो एंजाइम के साथ बाइंड अप नहीं कर पाएगा। मैंने कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास 4-5 एंजाइम है, ठीक है, कंसंट्रेशन अच्छा है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जो होता है हमेशा एंजाइम कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑलवेज मोर फ्रॉम एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो होगा हमेशा ज्यादा होगा किससे, एंजाइम की कंसंट्रेशन से। यदि मेरे पास एंजाइम भी ज्यादा है, सबस्ट्रेट उससे भी ज्यादा है, अब क्या हो रहा है, सारी की सारी सीट्स ऑक्यूपाई हो गई हैं, तो क्या होगा, या तो एंजाइम बढ़े, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होता है। तो अगर वो एक्टिव साइट सबकी फुलफिल हो गई तो क्या कभी दूसरा सबस्ट्रेट जो होगा वो आके बाइंड अप करेगा, नहीं करेगा। तब तक नहीं करेगा तब तक जो है उस सबस्ट्रेट जो पुराना सबस्ट्रेट जो बाइंड अप हो रखा है उससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ना हो जाए। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? क्या आपको समझ में आ रहा है कंसेप्ट में क्या बोल रहा हूँ? मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। मैंने क्या बोला, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के अंदर इन दोनों में से सबसे ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कौन करता है? इन दोनों में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपका K1 करता है, जिसमें सबसे ज्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगा वहां पर प्रोडक्ट फटाफट फटाफट बनना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम है इसलिए डिफ्यूजन का रेट भी कम होगा, ठीक है, यहाँ इसलिए यहाँ इस जगह पर आपका सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने की कंसंट्रेशन क्या होगी, लो होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं, यदि मैं सबस्ट्रेट जो है हमेशा जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जो होता है वो किससे ज्यादा होता है, आपके नॉर्मल एंजाइम से ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है बच्चों? एंजाइम से ज्यादा होता है। यदि यहाँ पर सबस्ट्रेट एक बार ऑक्यूपाई कर रखा है किसको, एक्टिव साइट को, देन दूसरा सबस्ट्रेट आकर बाइंड अप नहीं कर सकता है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, अब मेरे को फाइंड आउट करना है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिएगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, देखो, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए मैं ग्राफ बनाता हूं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या बनाता हूं, मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं। जैसे कि ग्राफ प्लॉट हो रखा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, ये वाला ग्राफ क्या हो रखा है बच्चों, प्लॉट हो रखा है, ठीक है। इस ग्राफ में एक तरफ लिखा हुआ है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, क्या लिखा हुआ है बच्चों, एक तरफ लिखा हुआ है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एक तरफ लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की जो वेलोसिटी है, रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो लिखी हुई है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की वेलोसिटी यहाँ पर क्या लिखी हुई है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन लिखी हुई है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबस्ट्रेट की जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो आप देखो देखो जैसे जैसे मैंने क्या किया, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, आपका सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाया, जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगी, धीरे 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 बढ़ती हुई चली जाएगी। धीरे 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 क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पर बढ़ती हुई चली जा रही है, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जिस टाइम पर इसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया। क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर इसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अब आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना ही बढ़ाओ, उससे क्या होगा, आपका एंजाइम जो होगा वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तब तक नहीं करेगा जब तक वो पुराने सबस्ट्रेट को बाइंड अप करने पर क्या हो रहा है, आपका सब प्रोडक्ट नहीं बना रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पर जब आपने एंजाइम के साथ जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाया, मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो, मैंने क्या बोला, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जैसे की बात करें, चलो इसे समझो, आप एक चीज से समझो, देखो यहाँ पर मेरे पास ये एंजाइम्स है, ठीक है, 4 एंजाइम है,
सबस्ट्रेट मेरे पास बहुत सारे हैं, सबस्ट्रेट मेरे पास क्या है बच्चों यहाँ पर बहुत सारे हैं। अब जैसे कि बात करें, मैंने एक एंजाइम को फुलफिल किया तो धीरे धीरे क्या हुआ, आपका ग्राफ प्लॉट बढ़ने लगा, दूसरा बढ़ा, तीसरा किया एंड फोर्थ किया। जैसे ही मैंने चारों एंजाइम फुलफिल कर दिए, मेरे पास क्या होगा, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो है एंजाइम की एक्टिविटी क्या हुई, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो चुकी है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट जा चुकी है। अब यहां पर जाने के बाद सेचुरेशन पॉइंट आ चुका है। इसके बाद जब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक अनादर सबस्ट्रेट किसके साथ बाइंड अप नहीं करेगा, किसके साथ बाइंड अप नहीं करेगा बच्चों, आपके एंजाइम के साथ बाइंड अप नहीं करेगा। यहां तक क्लियर? तो यहां पर मेरे पास क्या हो गया है, सेचुरेशन आ गया है, सेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स। दैट मींस मेरे कहने का मतलब यह है ऑल एंजाइम्स एक्टिव साइट, एक्टिव साइट क्या हो चुकी है बच्चों यहाँ पर, ऑक्यूपाई हो चुकी है। ऑल एंजाइम्स एक्टिव साइट क्या हो चुकी है बच्चों यहाँ पर, ऑक्यूपाई हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, इस Vmax, इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों, Vmax बोलूंगा। दिस इज कॉल्ड Vmax। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, Vmax बोलते हैं, राइट। इसको क्या बोलूंगा, जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी है, सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों, Vmax बोलूंगा। ठीक है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, Vmax की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो Vmax की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, अब ऐसे तो मुझे पता नहीं चलेगा, मान लीजिए आपके पास 300 एंजाइम है, ठीक है बच्चों, 300 एंजाइम है, सारे के सारे एंजाइम Vmax पर जाकर क्या हो चुके हैं, फुलफिल हो चुके हैं। तो अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां पर उसका हाफ आ रहा होगा, मतलब कि जहां पर आधे एंजाइम्स फुलफिल होंगे, वहां पर मुझे देखना पड़ेगा। तो इस जगह पर क्या हो रहा है बच्चों, आपके इस जगह पर ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इस जगह पर मेरे पास हाफ ऑफ एंजाइम्स, हाफ ऑफ एंजाइम क्या हो रखे हैं, फुलफिल हो रखे हैं। हाफ ऑफ एंजाइम्स क्या हो रखे हैं, हाफ ऑफ एंजाइम्स क्या हो रखे हैं बच्चों, फुलफिल हो रखे हैं। तो क्या मैं इसको Vmax इक्वल टू 1/2 कर सकता हूं, मतलब कि यहाँ पर Vmax की वैल्यू कैसी रहेगी, हाफ रहेगी। मतलब कि यदि मेरे पास 300 एंजाइम Vmax पर फुलफिल है, तो Vmax अपॉन Vmax का हाफ कितना हो जाएगा बच्चों, Vmax का हाफ हो जाएगा आपका 150। मतलब कि इस जगह पर आपका क्या होगा, आपका हाफ ऑफ एंजाइम क्या होगा बच्चों, फुलफिल होगा। तो इसी को मैं क्या बोलता हूं बच्चों, Km बोलता हूं। क्या बोलूंगा, Km बोलूंगा, राइट। इसी को क्या बोलता हूं मैं, Km बोलता हूं। तो क्या आपको मेरा पॉइंट समझ में आया, जो मैंने आपको बोला? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको समझिएगा एक बार फिर से मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट, जब आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो, ध्यान रखिएगा बच्चों, सुनिएगा अच्छे से। जब आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो, किसको इंक्रीज कर रहे हो, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो, द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी या फिर एंजाइमेटिक रिएक्शन राइज एट फर्स्ट। सबसे पहले क्या होगा, एंजाइम की जो एक्टिविटी होगी, एंजाइम का जो रिएक्शन होगा, सबसे पहले इंक्रीज होगा। जैसे कि मैंने आपको ग्राफ में बताया कि सबसे पहले आपका एक एंजाइम, फिर दूसरा एंजाइम, फिर तीसरा एंजाइम, धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका जो ग्राफ है Vmax जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, जहां पर जाकर एंजाइम की जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होगी वो फुलफिल हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर किसी तरीके से आपका सबस्ट्रेट बाइंड अप नहीं कर पाएगा। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीच, जो रिएक्शन होगा अल्टीमेटली पहुंच जाएगा एट मैक्सिमम वेलोसिटी। किससे पहुंच जाएगा बच्चों, मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंचेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, Vmax, विच इज नॉट एक्सीड एनी फर्दर। जिसके बाद क्या होगा, वो उसके आगे नहीं बढ़ेगा इन कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। यदि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी ही बढ़ा लो, उसके बाद क्या होगा, आपका Vmax इंक्रीज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इस जगह पर आकर आपके सारे एंजाइम्स क्या हो चुके हैं बच्चों, फुलफिल हो चुके हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बिकॉज द एंजाइम मोलिक्यूल आर फीवर, एंजाइम के जो मोलिक्यूल्स होते हैं बहुत कम होते हैं देन द सबस्ट्रेट मोलिक्यूल, किससे, सबस्ट्रेट मोलिक्यूल्स एंड आफ्टर द सैचुरेशन ऑफ मोलिक्यूल्स, किसके सैचुरेशन होने के बाद, मोलिक्यूल के बाद, देयर आर नो फ्री एंजाइम मोलिक्यूल। अब यहां पर क्या प्रेजेंट नहीं है, कोई भी मोलिक्यूल, कोई भी एंजाइम मोलिक्यूल क्या नहीं है बच्चों, यहां पर फ्री नहीं है टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट। किसको बाइंड अप करने के लिए, कोई दूसरे सबस्ट्रेट को बाइंड अप करने के लिए। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया? क्या मैंने आपको क्या बोला, जो बोला वो समझ में आया आपको? मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि जब विद इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जब आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो तो एंजाइम की जो वेलोसिटी होती है वो उसकी, मतलब कि जो उसकी एक्टिव साइट है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है। अल्टीमेटली जो रिएक्शन होता है वेलोसिटी का वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, विच इज नॉट एक्सिड बाय एनी फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन। उसके बाद वो क्या नहीं कर पाएगा,
आपके सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि एंजाइम के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सबस्ट्रेट से कम होते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल देयर आर प्री एंजाइम मॉलिक्यूल टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अरे भाई इसको ऐसे समझो, मान लीजिए कि आप लोगों के घर में कोई फंक्शन है, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया है, 50 लोगों को या फिर 100 लोग, 100 पीपल्स को आपने क्या किया है, इनवाइट किए खाने पे, ठीक है। अब 100 पीपल्स के हिसाब से आपने खाना बनवा लिया, ठीक। अब क्या होगा, अब मान लीजिए 100 की जगह यहाँ पर 150 पीपल्स आ गए। कितने आ गए, 150, मतलब कि 50 लोग एक्स्ट्रा आ गए। तो अब क्या करोगे, अब क्या आप उनके जो आपने उनको जिनको बुलाया नहीं है, जिनको आपने क्या नहीं किया है, बुलाया नहीं है, क्या आप उनको फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाओगे, क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। कब तक नहीं कर पाओगे, या तो आप पहले खाना बनवाओ, तब तक उनको वेट करना पड़ेगा, राइट। तो तब तक क्या होगा, उनको वेट करना पड़ेगा, या फिर उनको मना करना है, मना तो कर नहीं सकते। तो इसी प्रकार यहां पर ये कह रहा है कि भाई मेरे पास एंजाइम तो थोड़े से ही हैं, मेरे पास क्या है, एंजाइम तो थोड़े ही हैं, तब तक जब तक और सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन मेरे पास कैसा है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन मेरे पास ज्यादा है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कैसा है मेरे पास, ज्यादा है। यदि मैं सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और एंजाइम कंसंट्रेशन कम है, जब तक हर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट नहीं बना लेता, तब तक मैं किसी नए सबस्ट्रेट को एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड अप नहीं कर सकता हूं, राइट। तो यहां पर ये कह रहा है। तो उसके बाद बोल रहा है ये तो फैक्टर अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केएम, तो केएम का मतलब आप क्या होता है, जहां पर मतलब कि हाफ ऑफ वी मैक्स, किसका हाफ होगा बच्चों, ये वी मैक्स का, इस जगह पर आकर आपका क्या हो जाएगा, आपका सबस्ट्रेट जो होगा वो हाफ फुलफिल हो चुका होगा। क्या आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं, क्या आपको इसमें दिक्कत है तो बोलिए, इनमें से किसी पॉइंट में से दिक्कत है आपको बच्चों, है, इनमें से किसी पॉइंट में दिक्कत है तो बोलो। इनमें से किसी दिक्कत पॉइंट में दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना। चलिए, अब बच्चों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ फटाफट से। जैसे कि मैं आपके सामने एक बात और बताऊं, देखिएगा। देखिए मैं आपके सामने दो ग्राफ पहले प्लॉट कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको डायग्राम भी समझाऊंगा किस तरीके से क्या है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यहाँ पर ये वी मैक्स ऊपर होगा, वी मैक्स कहाँ होगा बच्चों, यहाँ पर होगा वी मैक्स, ठीक है। ये क्या होगा यहाँ पर, वी मैक्स होगा, राइट। अब देखिएगा एक तरफ मैं आपके सामने ग्राफ ये गया और दूसरा ये गया, ठीक है। एक की जो आपके सामने दिखाई देगा, एक का जो सेचुरेशन पॉइंट है, एक का सेचुरेशन पॉइंट आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, एक का सेचुरेशन पॉइंट आपको क्या दिखाई दे रहा है, दूसरे कहाँ दिखाई दे रहा है, इस जगह पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिएगा इसको, देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, राइट। अब देखो इसका जो सेचुरेशन पॉइंट जाएगा वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये आ रहा। और इसका कहाँ पे आ रहा है बच्चों, हाँ इसका कहाँ आ रहा है बच्चों, इसका यहाँ आ रहा है। इसका कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, राइट। इसका कहाँ पे आ रहा है बच्चों, यहाँ पे आ रहा है। कुछ गड़बड़ है, एक मिनट रुको। हाँ देखो इसका सैचुरेशन पॉइंट यहाँ पे, इसका सैचुरेशन पॉइंट कहाँ जा रहा है बच्चों, इसका सैचुरेशन पॉइंट यहाँ है। सैचुरेशन पॉइंट कहाँ पे, इसका यहाँ है। और इसका कहाँ पे बच्चों, इसका यहाँ पे है, ठीक है। इसका कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक से। ये देखो इस तरीके से मैं आपके सामने ग्राफ प्लॉट किया हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये आपके सामने मैंने दो ग्राफ बना दिए, दोनों के सैचुरेशन पॉइंट की बात करते हैं तो ये यहाँ पे एक ये रहा, ठीक, और एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। एक ये रहा आपका, या फिर इसको थोड़ा सा मैं और वैसे कर देता हूँ, रुको।
तो आपको समझ में आ जाएगा। एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। अब देखो मैं आपके सामने दो बना रहा हूं, दोनों में डिफरेंस समझना बच्चों। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस देखिएगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप देखिए देख पाएंगे। दोनों में डिफरेंस ये है बच्चों, यहाँ पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन ज्यादा, एंजाइम कंसंट्रेशन कम। यहाँ पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कम, एंजाइम कंसंट्रेशन भी कैसा है, कम है, एक रेस्पेक्ट टू द एंजाइम। अब मुझे बताइए कि इस जगह पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो बताइए मुझे कि यहाँ पर केएम जल्दी आएगा या यहाँ पर केएम जल्दी आएगा, बताओ। जहां पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां पर केएम जो होगा वो कैसा आएगा, आपका डिले जाएगा। इसको मैं दे देता हूं E1, इसको देता हूं मैं नाम E2। ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये वाला कौन सा है, E2 है, ये वाला कौन सा है, E1। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कम होगा वहां पर आपके सामने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी जल्दी होगा। कैसे होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी कैसा होगा, ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी जल्दी होगा। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कि यहाँ पर जो आपके सामने E2 वाला है, इसके अंदर Km कैसा आएगा, जल्दी आएगा। ऐसा केएम कैसा आएगा बच्चों, जल्दी आएगा। तो जिस मतलब कि जो एंजाइम वो होते हैं जो जिसके पास केएम जल्दी आता है, वो एंजाइम कैसे होते हैं, आपके अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं आपके एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। चलिए, एंजाइम की एक्टिविटी को जो ये तो अपन पढ़ लिया ना। चलिए देखिए बच्चों, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव प्रेजेंस ऑफ केमिकल। ठीक है, जो एक्टिविटी होगी वो एंजाइम की जो एक्टिविटी होगी बच्चों, जो एक्टिविटी होगी बच्चों एंजाइम की, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव टू प्रेजेंस ऑफ specific chemical that binds to the enzyme. When binding of the chemical shut off the enzyme activity, the process called the inhibition and inhibitor. अब देखिए, अब एंजाइम से बाइंड अप करने के लिए उसी के जैसे क्या प्रेजेंट होते हैं, इनहिबिटर प्रेजेंट होते हैं। कम्पिटिटिव इनहिबिटर प्रेजेंट होगा और नॉन कम्पिटिटिव, दो प्रकार के इनहिबिटर प्रेजेंट होते हैं। एक होता है बच्चों कम्पिटिटिव इनहिबिटर, कौन सा होगा, एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर, और दूसरा होता है आपका नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, कम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर मैं आपके सामने एग्जांपल लूं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की अगर बात करें तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज आपको देखने मिलता है बच्चों क्रेब साइकिल के अंदर। तो यहां पर एक एंजाइम आता है, यहां पर एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है आपके पास कौन सा, सक्सिनेट। कौन सा है बच्चों, यहां पर सक्सिनेट। अब सक्सिनेट जो है बेसिकली मेन एंजाइम है। सबसे सक्सिनेट कैसा एंजाइम बच्चों, यहाँ पर मेन एंजाइम है। यदि इसी के जैसा कोई एंजाइम आ जाए, इसी के जैसा क्या आ जाए, यहाँ पर एंजाइम आ जाए, दिस इज कॉल्ड द इनहिबिटर। क्या बोलते हैं इसको, इनहिबिटर और सब जो मेन एंजाइम, जो आपका मेन एंजाइम होता है, इनहिबिटर और कंपिटिटर। इनहिबिटर की बात करते हैं तो इनहिबिटर के अंदर क्या डिफरेंस है, इनहिबिटर की अगर बात करें, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में ये क्या है, इसका मेन एंजाइम है। यदि इसी के जैसा कोई दूसरा आ जाए तो क्या करेगा, वो इसके साथ कंपटीशन करेगा। क्या करेगा बच्चों, इसके साथ कंपटीशन करेगा। तो यहां पर दूसरा जो है मेरे पास कौन सा है, मेलोनेट है। इन दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन ये दोनों कैसे होते हैं, केमिकली डिफरेंट होते हैं। तो यहां पर क्या करता है बच्चों, मेलोनेट सक्सिनेट के साथ कंपीट करता है, और जैसे मेलोनेट क्या करेगा, सक्सिनेट के साथ कंपीट करेगा और मेलोनेट एक्टिव साइट पर जाकर बाइंड अप कर दिया, दैट मींस ये क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनना चाहिए था वो प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, और उसकी वजह से जो एंजाइम की एक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, खराब हो जाएगी। इफ any other, if inhibitor bind with active site of enzyme,
द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम क्या होगी बच्चों, डैमेज होगी। एंजाइम की जो एक्टिविटी हो जाएगी क्या हो जाएगी, आपकी डैमेज हो जाएगी। तो यही बात यहाँ पे कह रहा हुआ है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, कंपेटिटिव इनहिबिटर के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चों, देखिएगा, when the inhibitor, जब inhibitor closely resemble the substrate, जो inhibitor जो होता है बिल्कुल एकदम कैसा होता है, सबस्ट्रेट के जैसा होता है, in its molecular structure, उसके molecular structure जैसा, and inhibit the activity of, क्या करता है बच्चों, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। इट इज नोन एज कंपिटिटिव इनहिबिटर। क्या कहते हैं इसको बच्चों, कंपिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। ड्यू टू क्लोज सिमिलरिटी, इसी क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी के कारण विद द सबस्ट्रेट द इनहिबिटर कंपीट करता है, किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, किसके साथ कंपीट कर रहा है, सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करता है फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। कॉन्सिक्वेंटली सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड, इसके बाद क्या होता है, सबस्ट्रेट जो होता है बाइंड अप नहीं कर पाता, जिसके वजह से जो एंजाइम का जो एक्शन होगा वो डिक्लाइन हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे क्या दिया हुआ है, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, क्या दिया हुआ है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट, क्या दिया हुआ है बच्चों, बाय मेलोनेट, व्हिच कॉजेज रिजेंबल द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन द स्ट्रक्चर। सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आर ऑफन इन यूज द कंट्रोल बैक्टीरियल पैथोजेंस। ऐसे सबस्ट्रेट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इन सबस्ट्रेट कंपिटिटिव इनहिबिटर का यूज किसमें किया जाता है, बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने में भी यूज किया जाता है। तो कुछ कुछ जगह पे कारगर होते हैं लेकिन मेनली ये कारगर नहीं होते। दूसरा आता है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर का मतलब ये हो गया कि आपका कोई सबस्ट्रेट है, उसके साथ इनहिबिटर आ रहा है और इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड अप ना करके किसी अदर साइट पे जाकर क्या कर जाएगा, बाइंड अप कर जाएगा। तो उसके वजह से एंजाइम क्या नहीं कर पाएगा बच्चों, काम नहीं कर पाएगा। एंजाइम क्या नहीं कर पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या कहलाता है आपका, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहलाता है। राइट। अब आता है बच्चों क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर जो है हमारे पास पढ़ने वाले हैं, 4 प्रकार के हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम जो है अभी तक डिस्कवर किए जा चुके हैं और हर एक एंजाइम जो होता है अपना एक रोल प्ले करता है बच्चों। तो थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम जो है उनको डिस्कवर किया जा चुका है। आइसोलेटेड मोस्ट ऑफ दीज एंजाइम हैज बीन क्लासिफाइड इनटू, और काफी सारे एंजाइम जो है उनको क्लासिफाई किया गया है अलग अलग ग्रुप के हिसाब से, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन, उनकी केमिकल रिएक्शन के हिसाब से। एंजाइम्स को जो है बच्चों 6 क्लास के अंदर डिवाइड किया है। कितनी क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है, 6 क्लासेस के अंदर। और इस 6 क्लासेस के अंदर डिवाइड करने के बाद उसकी कितनी क्लासेस है, 4 से 13 सब क्लासेस है। कितनी क्लासेस है, 4 से 4 to 13 सब क्लासेस नेम्ड अकॉर्डिंग बाय द 4 डिजिट, जिसके नाम जो है 4 डिजिट नंबर के द्वारा दिए गए हैं। हर एक क्लास के अंदर कितने डिजिट नंबर हैं, 4 डिजिट नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से हर एक एंजाइम का क्या किया गया है बच्चों, नोमेनक्लेचर किया गया है। तो ध्यान रखिएगा एंजाइम के पास कितनी क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है, 6 क्लासेस के अंदर एंजाइम को डिवाइड किया गया है। उसके अंदर भी 4 to 13 सब क्लासेस हैं और 4 to 13 सब क्लासेस के अंदर जो नेमिंग की गई है उसमें 4 डिजिट की नंबर्स को रखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडो रिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की। ऑक्सीडो रिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जिसमें क्या हो रहा है, पहले ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन, फिर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, जिसका रिडक्शन हो रखा है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रखा है उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंजाइम। एंजाइम विच कैटेलाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट। एंजाइम क्या करता है बच्चों, यहाँ पर कैटेलाइज करवाता है किसके बीच में, 2 सबस्ट्रेट के बीच में, जिसमें क्या होगा, 2 सबस्ट्रेट एस और एस के बीच में ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। दूसरा आता है बच्चों ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज ट्रांसफर करना है, एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम में क्या करना बच्चों, ट्रांसफर करना। एंजाइम कैटलाइजिंग में ट्रांसफर किया जाता है ऑफ अ ग्रुप, किसको, ग्रुप को। जैसे बात करें एस के साथ कौन है, जी ग्रुप प्रेजेंट है, प्लस एस कोमा, तो यहाँ पर एस के साथ एस गोमा आ जाएगा और एस जो होगा वो अकेला रह जाएगा। दूसरा अगर बात करें इस जगह पर तो एस कोमा के साथ कौन चला जाएगा, जी चला जाएगा। मतलब कि इस एस ने क्या किया बच्चों, अपना जी किसको डोनेट कर दिया, एस को ट्रांसफर कर दिया बिटवीन पेयर ऑफ सबस्ट्रेट एंड एस डेश। ठीक है, तो ये है आपका कौन सा, ट्रांसफरेज। अगला आता है बच्चों आपका हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज के अंदर क्या है, एंजाइम कैटलाइजिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एंजाइम कैटलाइज करता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर को, ईथर को, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, कार्बन कार्बन बॉन्ड, हैलाइड एंड पीएन बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे की बात करते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड के साथ कौन लगा हुआ है, एक्स और वाई ग्रुप लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा बच्चों, कार्बन कार्बन के बॉन्ड में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा और एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, कार्बन कार्बन से अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, लाइज की बात करते हैं तो ये क्या करता है बच्चों, सबस्ट्रेट से किसी भी ग्रुप को रिमूव करने का काम करता है। दिस इज कॉल्ड लाइज। क्या करेगा, एंजाइम दैट कैटलाइज रिमूवल ऑफ
ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट, किसको रिमूव कर रहा है बच्चों, सबस्ट्रेट को रिमूव करता है बाय द मैकेनिज्म देन द हाइड्रोलिसिस लिविंग डबल बॉन्ड्स। आइसोमरेज, आइसोमरेज के अंदर क्या होता है, इंटर कन्वर्जन होता है ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड पोजिशन। इट इंक्लूड्स ऑल एंजाइम कैटलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड पोजिशन आइसोमर्स का, राइट। तो ये है आपका। उसके बाद आता है लाइगेज। लाइगेज का काम क्या होता है, किसी भी दो कंपोनेंट को आपस में लिंक करने का काम कौन करता है बच्चों, लाइगेज करता है। लिंकिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स एंजाइम व्हिच कैटलाइजिंग जॉइनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन इटीसी इन बॉन्ड्स करने का काम करेगा, बाइंड अप करने का काम करता है, ठीक है। तो ये थे आपके नोमेनक्लेचर, वैसे इतने खास इंपॉर्टेंट है नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखते हो इनके नेमिंग को, कौन कौन से काम करते हैं, बस इतना सा आप पढ़ लीजिए। इसके बाद आता है बच्चों अगला कोफैक्टर। कोफैक्टर मतलब ये होता है कि एंजाइम के साथ कोई दूसरा फैक्टर आकर, जो कि कैसा होता है, नॉन प्रोटीनेशियस होता है, वो आकर बाइंड अप करता है और उसकी वजह से एंजाइम की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवाता है। जैसे की बात करें एपोजाइम, होलोजाइम, ठीक है, ये क्या है आपके एंजाइम्स के कोफैक्टर्स हैं, ठीक है। एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स। हमने देखा है कि एंजाइम जो होता है वो एक या फिर एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, ठीक है। काफी सारे पॉलीपेप्टाइड मिलकर के बनाते हैं बच्चों, यहाँ पर एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्रोटीन का पार्ट है। किसका पार्ट है बच्चों, प्रोटीन का पार्ट है। However, there are number of cases in which non-protein constituent called coenzyme। कुछ केसेस के अंदर ये होता है कि नॉन प्रोटीन पार्ट भी कहलाता है आपका कोफैक्टर कहलाता है, जो कि कैसे काम करेगा, एंजाइम के साथ मिलकर काम करता है। को का मतलब हो गया साथ में काम करने वाला, जो कि बाउंड अप करता है किसके साथ बच्चों, एंजाइम के साथ, टू मेक द एंजाइम कैटालिटिक एक्टिव, ताकि एंजाइम क्या हो सके, कैटालिटिकली एक्टिव हो सके। मतलब कि एंजाइम को एक्टिवेट कराने के लिए, एंजाइम को साथ में काम करने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कोफैक्टर क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, ठीक है। इन दिस इंस्टेंस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड द एपोजाइम। जो प्रोटीन का जो पोर्शन होता है क्या कहलाता है बच्चों, एपोजाइम कहलाएगा। प्रोटीन पोर्शन इज कॉल्ड द एपोजाइम, क्या कहलाएगा बच्चों, ये एपोजाइम कहलाता है। थ्री काइंड ऑफ कोफैक्टर में बी आइडेंटिफाइड। प्रोस्टेटिक ग्रुप, पहला कौन सा है बच्चों, प्रोस्टेटिक ग्रुप। यहां से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला आता है आपका प्रोस्टेटिक ग्रुप्स, दूसरा आएगा आपका कोएंजाइम, और तीसरा आता है आपके मेटल आयंस, ठीक है। तीनों को अच्छे समझते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, काफी सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, आपके पॉलीपेप्टाइड की चेन से बने होते हैं। इसके अंदर एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कोफैक्टर। ये एंजाइम के साथ बाइंड अप करके एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जो पोर्शन होता है नॉन प्रोटीन वाला उसको बोलते हैं हम लोग एपोजाइम। और तीन जो है इसके एपोजाइम के तीन ग्रुप्स हैं जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, कौन कौन से, प्रोस्टेटिक ग्रुप, मेटल आयन, और तीसरा कौन सा है यहाँ पर आपके सामने, कोएंजाइम है। सबसे पहले समझते हैं हम लोग प्रोस्टेटिक ग्रुप को। प्रोस्टेटिक ग्रुप जो है एक प्रकार के कैसे कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है बच्चों, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर्स इन द टाइटली बाउंड टू द एपोजाइम, ठीक है। और ये कैसे होते हैं बच्चों, बिल्कुल टाइटली बाउंड होते हैं। इनको जो है एंजाइम से रिमूव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, या फिर ये एंजाइम से रिमूव होते ही नहीं है, क्योंकि ये टाइटली बाउंड है। कैसे है, टाइटली बाउंड टू द एपोजाइम। फॉर एग्जाम्पल पेरोक्सीडेज, फॉर एग्जाम्पल के रूप में लें peroxidase and catalase which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen, ठीक है। peroxidase and catalase ये क्या करते हैं बच्चों, कैटेलाइज करते हैं। किसको कैटेलाइज करेगा, ब्रेकडाउन करेगा, ब्रेकडाउन करता है बच्चों हाइड्रोजन पेरोक्साइड का किसके अंदर, वाटर एंड ऑक्सीजन के अंदर। किसके अंदर, वाटर और ऑक्सीजन के अंदर। हीम जो है वो भी क्या एक प्रकार का प्रोस्टेटिक ग्रुप है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ये क्या है बच्चों, एक्टिव साइट है किसका, एंजाइम का। तो समझ में आ गया। प्रोस्टेटिक ग्रुप जो होते हैं टाइटली बाउंड एंजाइम को बोलते हैं, जो कि एपोजाइम से बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं तो पेरोक्सीडेज, कैटालेज which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen. Heme is the prostatic group and it is a part of active site of the enzyme, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों कोएंजाइम। कोएंजाइम कैसे कंपाउंड है, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। बट देयर एसोसिएशन विद एपोजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट, ठीक है। इनका जो एसोसिएशन होता है कैसा होता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिएंट होता है। यूजुअली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालाइजिंग, मतलब कि ये तभी काम आते हैं जब एंजाइम को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तभी आपके कोएंजाइम साथ में काम करते हैं। कोएंजाइम सर्व एज अ कोफैक्टर। कोएंजाइम जो होता है उसको कैसे सर्व किया जाता है, कोफैक्टर इन द नंबर एंड डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। और ये अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस करवाने में हेल्प करते हैं। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर
विटामिन, सबसे ज्यादा जो एसेंशियल मेन कंपोनेंट है वो क्या है यहाँ पर, विटामिन है। कोएंजाइम इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड NADP कंटेन्स विटामिन नियासिस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल ध्यान रख लेना, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NADP कंटेन्स विटामिन नियासिस। के पास कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो नियासिन पाया जाता है। ठीक है, फिर आता है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स में और क्या है, अ नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर मेटल आयंस, नंबर ऑफ एंजाइम्स को किसकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, मेटल आयंस की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर एक्टिविटी विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद साइड चेन, मतलब कि फॉर देयर एक्टिविटी, उनकी एक्टिविटी के लिए, विच फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन, जो क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को फॉर्म करते हैं विद द साइड चेन, किसके साथ, साइड चेन ऑफ एट द एक्टिव साइट, किसके साथ बच्चों, एक्टिव साइट की साइड चेन के साथ, एट द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उसी टाइम पे क्या होता है, एक और एक से अधिक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है विद द सबस्ट्रेट। जैसे बात करते हैं जिंक जो है एक प्रकार का कोफैक्टर है, जिस जैसे कि प्रोटीओलिटिक एंजाइम, क्या कहलाता है वो, प्रोटीओलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ठीक है, कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट, कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है, कैटालिटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, लॉस्ट हो जाएगी व्हेन द कोफैक्टर, जब कोफैक्टर को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द एंजाइम्स व्हिच टेस्टिफाइज दे प्ले क्रूशियल रोल, जो कि क्या करता है बच्चों, क्रूशियल रोल प्ले करता है इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स के अंदर। ठीक है, तो ये था आपका एंजाइम्स। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा एंजाइम्स, आई होप सो कि आप जो है इस चैप्टर के अंदर एंजॉय भी कर रहे होंगे। प्लीज जिन्होंने ये चैप्टर जो है आपको अच्छे से नहीं पढ़ा है, शुरुआत से आप एक बार देखिए, समझिए, क्लियर करिए। आपके पास अब बस लास्ट टॉपिक बचता है इसका, जिसके अंदर हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, दूसरी चीज आपको बता देता हूँ कि जो न्यूक्लिक एसिड है आपका, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसको आप पढ़ोगे कहाँ पर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।